चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस समय शो की। और देखिए कल वाली तेज़ी आज भी बरकरार, बहुत शानदार तेज़ी। और जो फॉर्मूला हम आपको बता रहे थे कि ये 3 का फॉर्मूला होता है। मैक्रो ट्रिगर के बाद पहले दिन तेज़ी, दूसरे दिन फिर फॉलोअप और तीसरे दिन एक गैप अप के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन। तो आज अब तक सेकेंड डे में अच्छा मोमेंटम। लेकिन आज एक चीज़ क्लियर है, आज मूव लार्ज कैप्स में है। आज का जो मोमेंटम है वो लार्ज कैप्स में है और मिड कैप्स ने आज थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है। थोड़ा एक्सपेक्टेड भी था कि अब क्योंकि एक्सपेंशन आना शुरू हुआ है लार्ज कैप्स में, तो लार्ज कैप्स लीड करेंगे कुछ टाइम तक। और लीडरशिप मार्केट की अब बैंक निफ्टी के साथ है। अब बैंक निफ्टी को आपको चेज़ करना है, ये चीज़ बहुत क्लियर है। और यहाँ से भी बैंक निफ्टी को ही चेज़ करना है। बिल्कुल मत घबराइए कि 2 दिन में 2000 पॉइंट की रैली हो गई। ये इंस्ट्रूमेंट है ही ऐसा, जब चलना शुरू करता है तो इसी तरीके से चलता है। हर्षिता, गुड आफ्टरनून। जी हाँ, जैसे हम सुबह में कह रहे थे कि रफ्तार का नाम निफ्टी बैंक है, वही स्थिति आज देखने को मिली। लेकिन अनुज, हम सुबह में जो लेवल्स देख के आए हैं 47,230, क्या उसको रिविजिट करने की तैयारी अभी भी आपको लग रही है, मौका है? मैं तो 47,500 की बात कर रहा हूँ। मैं ना उस पर आता हूँ, उससे पहले ना मैं एक चार्ट दिखाना चाहता हूँ एक्चुअली। ये चार्ट क्या है? ये चार्ट जो है ये रेशो चार्ट है निफ्टी बैंक वर्सेस निफ्टी का। अब आप इसमें देखिए, ये पहले जो तेज़ी हो रही थी, ये मई तक जब तेज़ी थी बैंक निफ्टी में, इस तरीके की तेज़ी थी, इस तरीके का आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी में होता था। उसके बाद लगातार बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया, लगातार इस बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया है। हर्षिता, अब पिछले 3 दिन में देखिए, अब आप इस चार्ट में देखेंगे ना, एक अगर इसी की एक ट्रेंड लाइन बना देंगे, एक चैनल बना देंगे, तो उस चैनल को ब्रेक कर रहा है ये। तो ये अपने आप में मुझे एक बहुत ही बड़ा चार्ट है, मेरे लिए आज का सबसे बड़ा चार्ट है बैंक निफ्टी में। और 5000 पॉइंट की रैली आज ओपन हुई है और ये बहुत जल्दी आएगी, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब आ जाइए आप, जहाँ तक आपने बोला कि 47,200 क्रॉस होगा या नहीं होगा। आज सुबह हमने 2 टारगेट लिए थे। पहला टारगेट था 47,000 का और दूसरा टारगेट था 47,500 का। तो पहला टारगेट तो आ गया आपका 47,000 का, और उससे हमने एक्सीड ही किया, सुबह 47,200 तक चले गए थे। अब दूसरा टारगेट है 47,500 का। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर हम 48,000 भी देखें इस एक्सपायरी में। और ये मतलब मैं कह रहा हूँ आपको कि ये कुछ इस समय अजीब ही हो रहा है कुछ चीज़। लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती कि किस लेवल का पैसा इस समय मार्केट को चेज़ कर रहा है, क्यों इस तरह की तेज़ी आ रही है। आपको लॉन्ग रहना है और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना। आज हो सकता है इंटरडे में एक बार आपका स्टॉप लॉस लगाओ, उसका भी तरीका है। इंटरडे में स्टॉप लॉस लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप देखें कब पहला ग्रीन बार बन जाए, उसके बाद बड़ा वाला वापस फिर री एंट्री कर लें इसमें। इस तरीके से इस मार्केट में आपको अप्रोच करना होगा, या तो फिर लॉन्ग रहें और स्टॉप लॉस मतलब थोड़ा सा ज़्यादा डीप रखें, उस तरीके से एक काम कर सकते हैं। कल एक और गैप अप मिलेगा और हो सकता है कल बैंक निफ्टी में आपको, प्रोवाइडेड आज दोपहर या तो आज लास्ट के आधे घंटे में 400-500 पॉइंट की और रैली आ जाए बैंक निफ्टी में, वो भी पॉसिबल है। नहीं हुआ तो मुझे लग रहा है कल और आपको 300-400 पॉइंट का गैप अप मिलेगा। 47,500 तक मुझे लग रहा है कि पॉसिबिलिटी, इवन 48,000 की पॉसिबिलिटी है। कल अच्छा मौका होगा लॉन्ग से एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करने का, जो नियर टर्म के लॉन्ग से। पोर्टफोलियो लॉन्ग्स में आप तभी भी बने रहें। निफ्टी की जहाँ तक बात है, निफ्टी पर अब क्या बात करें, क्योंकि निफ्टी में दिक्कत क्या आ गई कि निफ्टी आईटी ने अंडर परफॉर्म करना शुरू कर दिया। हाँ। लेकिन फिर भी निफ्टी चल रहा है, ऐसा नहीं कि निफ्टी नहीं चलेगा। प्लस अदानी ग्रुप चल रहा है, रिलायंस चल रहा है, तो आपको थोड़ा निफ्टी में कम मूव मिलेगा, मिलेगा ज़रूर, कम मिलेगा। 21,000 और मेरे ख्याल से 20,700 पर अपना स्टॉप लॉस ले आए। अब वो एक पॉसिबिलिटी है जहाँ पर ये जो अभी इंटरडे में जो कोलैप्स आया था, वहाँ पर हम 20,700 पर ही बॉटम आउट हुए। वहीं से फिर आप एक 20,711 ये आप एक स्टॉप लॉस रखें और निफ्टी में भी लॉन्ग रहें। लेकिन मेरा फोकस बैंक निफ्टी पे। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी और 1,000-1,500 पॉइंट की रैली बाकी है बैंक निफ्टी। आपने लेकिन जो इनिशियली कहा था कि 5,000 पॉइंट की रैली अब यहाँ से खुल रही है, तो फिर क्या निफ्टी बैंक अब ऐसी सिचुएशन में आ गया कि अब निफ्टी को भी पूरी तरह से आउट परफॉर्म करेगा? एब्सोल्युटली, ये पूरे रोल रिवर्सल हो गया। अच्छा, निफ्टी ने लो लगाया, हाई लगाया था 52 वीक हाई सितंबर में, और उसके बाद आपको याद होगा जब उसने नया हाई लगाया था, उसके बाद ये तब की बात है जब तो ये नंबर्स आए भी नहीं थे। एग्जिट पोल से पहले ही और एग्जिट पोल पे ही वो और 200-300 पॉइंट एक्सपैंड कर गया। बैंक निफ्टी ने तो 6 महीने के बाद ऑल टाइम हाई लगाया है। जुलाई में ऑल टाइम हाई लगा था, तब से अंडर परफॉर्म कर रहा है बैंक निफ्टी। ये जो चार्ट है ये अपने आप में कुछ कह रहा है। अब आप समझिए, अभी तो हमने एक लेवल ऑफ अंडर परफॉर्मेंस क्लियर की, अभी तो 2, 3, 4, 5 लेवल्स ऑफ अंडर परफॉर्मेंस हमको क्लियर करनी है। ये एक बार शुरू होगा। और अभी क्या हो रहा है, अभी तो एफआई की बड़ी वाली बाइंग आई नहीं है। अभी तो हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि ये जो बाइंग हो रही है ना, ये प्रीएम्प्टिंग बाई हो रही है। कल डीआईएस ने बाय कर डाला इतना ज़्यादा, क्योंकि उनको लग रहा था कि अब एफआई आएंगे तो भाई यही स्टॉक्स तो चेज करेंगे। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक के तो आप चेज करोगे, और चेज करने को क्या है यहाँ पर।
तो इसके लिए यहाँ पर मार्केट इस तरीके का मूव लेके चल रहा है। जैसा मैं कह रहा हूँ 5,000 पॉइंट की रैली ओपन हो रही है बैंक निफ्टी में, 50,000 51,000 मुझे लग रहा है आपको पॉसिबल है कि प्री बजट रैली में दिख जाए आपको। तो एक बड़ा ट्रेंड मार्केट में आता हुआ और निफ्टी बैंक की तरफ से वो लीडरशिप आने की पूरी गुंजाइश है। आपके सामने निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स हैं। आज एक और सत्र है जहां पर आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक ने कमान संभाली है, लेकिन एसबीआई, कोटक जैसे स्टॉक्स भी पीछे नहीं है। चलिए फटाफट से अब कुछ ट्रेंडिंग काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। यहाँ पर भी आपको कुछ बैंक्स का तड़का दिखेगा, साथ ही साथ अदानी ग्रुप शेयरों में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। तो अदानी पोर्ट अब 13% ऊपर और अदानी एंटरप्राइजेस 13.5% की तेजी दिखाते हुए, वहीं पावर ग्रिड और एनटीपीसी भी कैचअप कर रहे हैं। आज पावर ग्रिड में करीब 3% तक के मूव्स देखने को मिले हैं। अदानी ग्रुप के कुछ और स्टॉक्स सीमेंट स्पेस में अंबुजा, एसीसी 6% के गेन्स यहाँ पर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपको याद होगा जिक्र हुआ था, जानकार अब इस पर बुलिश हो चले हैं। 3% ऊपर ये काउंट है और लगभग 2% के गेन्स अपोलो टायर में भी दिखाई दिए हैं। आपके लिए लेकर आते हैं कुछ मंदी वाले ट्रेड्स। तो एचसीएल टेक आज टॉप लूजर है बाजार का। एचयूएल, आईसीआईसीआई प्रू और एमएनएम फाइनेंशियल में आज हमने देखा है कुछ मुनाफा वसूली के अंश देखने को मिले हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां तेजी मंदी के सौदे बने हैं। अब ऐसे में आपकी क्या रणनीति बनेगी, किन स्टॉक्स पर आपने तेजी करनी है, कहां पर मंदी का कॉल लिया जा सकता है, सब पर बातचीत होगी। हमारे साथ हमारा पैनल तैयार है, उनको जोड़ना शुरू करते हैं। फंडामेंटल्स के लिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के पंकज पांडे साथ दे रहे हैं। टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, अमित सेठ, श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आगे इन्वेसिट पीएमएस के पार्टनर और रिसर्च हेड अनिरुद्ध गर्ग से भी हमारी बातचीत आज होने वाली है। 2:20 पर लिकर इंडस्ट्री पर क्रिसिल की एक रिपोर्ट आई है जहां पर वो कह रहे हैं कि स्पिरिट्स एकदम हाई है और प्रीमियमाइजेशन का फायदा मिल रहा है। उस पर और डिटेल्स लेकर आएंगे आशीष के साथ। 2:30 बजे बैंकिंग काउंटर्स जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं उस पर एक आउटलुक लेंगे एलकेपी सिक्योरिटीज के रिसर्च एनालिस्ट अजीत कावी से। 2:50 पर अल्फा एक्यूरेट एडवाइजर्स के एमडी राजेश कोठारी हमारे साथ देने वाले हैं। और 3:10 पर फिर एसटीबीटी बीटीएसटी ट्रेड्स और उसके आगे फिर मार्केट क्लोज की तैयारी। बिल्कुल, तो ये सब कुछ लाइंड अप है कुछ ही देर में आपके लिए शो में। और एक बार जरा फिर से नज़र डालते हैं कुछ स्टॉक्स पर। अदानी पोर्ट्स अब लाइफ टाइम हाई पर, पहला अदानी ग्रुप स्टॉक, हालांकि फंडामेंटली ये सबसे मजबूत स्टॉक है, इसके लिए गिरा भी सबसे कम यही था। अदानी पोर्ट्स अब 13% ऊपर इस समय और फ्रेश लाइफ टाइम हाई पर ये स्टॉक। अदानी एंटरप्राइजेस करीब 13.5% ऊपर इस समय। यही दोनों निफ्टी के इस समय के टॉप 2 गेनर्स। चलिए ट्रेड से शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून गाबा सर, क्या रहेगा इस समय का ट्रेड? लॉन्ग साइड रहेगा और स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है बंधन बैंक। 236 के आसपास ट्रेड कर रहा है और मेरे ख्याल से बहुत टाइट स्टॉप होगा, करीब 232 का, बस ₹3 का स्टॉप लॉस है। ऑन द अपसाइड का टारगेट करीब 245 के नजर आते हैं। तो यस, बंधन पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। बैंक लॉन्ग साइड का ट्रेड, कल तक शॉर्ट कवरिंग के अंश देखने को मिल रहे थे, आज कुछ तेजी इसमें बढ़ती हुई। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून अर्शिता जी। तो देखिए पावर ग्रिड पे एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। पिछले करीब 15 सेशन अगर आप देखेंगे तो स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा था, 215 पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, नीचे पे 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा था। फाइनली आज 215 का लेवल ब्रीच हुआ है, तो करंट लेवल्स पे पावर ग्रिड में खरीदारी करनी चाहिए। 215 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, 230 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। 220 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है, ₹6.5 के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर ₹4 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है और ₹14 के टारगेट इस ऑप्शन में आप सेट करिए। ओके, चलिए ये हो गई इस समय मानस के पिक का। अमित जी गुड आफ्टरनून, क्या रहेगी आपकी पिक? जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून अर्शिता मैम एंड एवरीबॉडी इन द पैनल। अनुज जी, इस समय की मेरी टॉप पिक रहेगी मारुति। मारुति का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है। कल के सत्र में हमने इसमें एक शेकआउट देखा था, स्टॉक ने काफी वीक हैंड्स निकाले, नीचे 10,450 तक के लेवल्स दिखाया, उसके बाद एक बहुत ही अच्छा राइज दिखाया था। आज के सत्र में हम फिर देख रहे हैं कि इट इज मेंटेनिंग अपनी स्ट्रेंथ और सारे क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। तो मुझे लगता है मारुति थोड़ा सा पीछे भी रह गया है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस और अब यहाँ पे कैचअप की अच्छी पॉसिबिलिटी है। 10,720 इसका प्राइस है, टारगेट्स लगभग रहेंगे 10,920 के और स्टॉप लॉस रहेगा 10,580 का। अब कैचअप करता हुआ 1.1% ऊपर, लेकिन आगे 10,900 तक जाने की क्षमता है। प्रशांत नमस्कार, आपका ट्रेड? जी अर्षा जी, गुड आफ्टरनून। अनुज जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून द पैनल। मुझे जो स्टॉक अच्छा लग रहा है, थोड़ा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, वो होगा टाटा केमिकल्स। एक अच्छे ब्रेकआउट के कगार पे ये स्टॉक आया है और मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ी रेंज ब्रेकआउट देने की क्षमता रखता है।
तो यहाँ पे मैं बाय रेकमेंड करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 968 और जो मैं टारगेट देख रहा हूँ वो होगा करीबन 1000 से लेके 1010। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक अगर 1010 के ऊपर सस्टेन करे तो शायद एक ट्रेंडेड मूव भी दे सकता है। फिलहाल 1010 का टारगेट और 968 का स्टॉप लॉस। ओके, चलिए, तो ये हो गई टाटा केमिकल्स। पंकज पांडे को भी जोड़ लेते हैं। पंकज जी, गुड आफ्टरनून। बहुत शानदार मोमेंटम बैंकों में इस समय, यहाँ पर आपको कुछ पसंद आ रहा है क्या? गुड आफ्टरनून अनुज। आई थिंक ओवरऑल बैंकिंग एज अ स्पेस अभी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। देखिए, हमने जो रेकमेंड किया था मोहरत के हिसाब से वो एसबीआई था, जो कि जहाँ पे हमारा टारगेट 725 रुपए का था। ओवरऑल ये बैंक अभी भी 1.2 टाइम एडजस्टेड बुक बेसिस पे चल रहा है। आरओएस वगैरह इसका 1% आ सकता है, तो एक इसमें हमें काफी अच्छी खासी अपसाइड लगती है। आई थिंक दूसरा ऑब्वियसली एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक 2.25 एडजस्टेड बुक बेसिस पे ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल जो उसके मार्जिन डिप हुए थे वो नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में थोड़ा रिकूप हो जाना चाहिए 4% के आसपास में। एंड चूंकि ये बड़ा बैंक है, आपको बिगर फ्लोस चाहिए होते हैं, स्पेशली एफआई फ्लोस चाहिए होते हैं बैंक को चलाने के लिए। तो आई थिंक ये एक अनदर बैंक है जहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल अच्छा खासा है। यहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस 2050 का है। एंड आई थिंक उसके अलावा भी काफी सारे स्टॉक्स हैं, बट अभी लार्ज कैप्स कंपेयर टू से मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स ज्यादा बेटर लग। ओके, तो लार्ज कैप ज्यादा बेहतर लग रहे हैं इस समय और लार्ज कैप्स पर ही नजरें रहेंगी। अच्छा, दो लार्ज कैप स्टॉक्स पंकज जिस पर फंडामेंटल राय मैं आपसे लेना चाहूंगी, जिसका जिक्र अनुज भी कुछ देर पहले कर रहे थे, अदानी ग्रुप कंपनियां। अब देखिए, आज पोर्ट करीब 14% ऊपर है, अदानी एंटरप्राइजेज में 15% तक की तेजी देखने को मिल रही है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी में इस ग्रुप का भी हाथ रहेगा आने वाले कुछ सालों में। ये बताइए, इस समय बाजार क्या फैक्टर इन करके चल रहा है? सो देखिए, आई थिंक अदानी में जो हमारा पोर्ट्स में पुराना जो टारगेट प्राइस था करीब 900 रुपए था। कंपनी जो गाइडेंस दे रहा था वो करीब 370 से 390 मिलियन टन का गाइडेंस दे रहा था, और फर्स्ट हाफ में करीब 203 ऑलरेडी कर चुके थे। तो काफी एक्सपेक्टेशन यही है कि 400 मिलियन टन तो क्रॉस हो जाएगा, तो एक्सपेक्टेशन को बीट कर पाएंगे। एंड ऐसे ही उन्होंने टॉप लाइन एंड एबिटा वगैरह का भी गाइडेंस दिया था। एंड अच्छी चीज ये होगी कि ये दिस इज हैपनिंग डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके जो एग्जिट वॉल्यूम्स हैं अभी भी सॉफ्ट हैं, जो कि 2025 में नॉर्मलाइज होने के चांसेस हैं। तो कहीं ना कहीं नंबर्स अपवर्ड रिविजन में जाएंगे। दूसरा ये है कि इसको जो भी पॉलिटिकल इश्यूज वगैरह चल रहे थे, आई थिंक वो सब एंग्जाइटी भी मेरे हिसाब से अभी आगे जाके कम होगी। वैल्यूएशन वाइज कोई बहुत महंगा नहीं है, करीब ये 16 टाइम FY26 ट्रेड करता है, तो बहुत महंगा नहीं है। तो अगर FY25 में ये नॉर्मलाइजेशन होता है एग्जिम वॉल्यूम्स का, तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के वॉल्यूम्स में भी ग्रोथ अच्छा आएगा, प्लस ओवरऑल टॉप लाइन बॉटम लाइन एंड डेट का कोई बहुत इशू नहीं है कंपेयर टू व्हेन यू सॉर्ट ऑफ लुक एट अदर अदानी ग्रुप कंपनीज। सो दैट वे कंपनी काफी ठीक लगती है विद इन अदानी ग्रुप। आई थिंक दूसरा जो सीमेंट पैक है वो भी काफी अट्रैक्टिव है। हालांकि अंबुजा अगर आप देखेंगे वैल्यूएशन पे थोड़ा ज्यादा है, करीब $250 EV पर टन पे है, बट एसीसी काफी अट्रैक्टिव है, करीब $100 EV पर टन पे। फर्स्ट हाफ दोनों कंपनीज के लिए अच्छा था, एंड जो ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ था दोनों में का डबल डिजिट था, एंड आगे जाके भी एक्सपेक्टेशन है कि 13-14% का वॉल्यूम ग्रोथ होगा। प्लस ऑन अ कंबाइंड बेसिस एबिटा पर टन आपका करीब 1000 की तरफ जाने वाला है, जैसा कि मैनेजमेंट ने गाइड किया है। तो आई थिंक सीमेंट एज अ पैक काफी अच्छा है बिसाइड्स एसीसी एंड अंबुजा, बिकॉज आपके एक जो केपेक्स का स्टोरी है, इंफ्रा का स्टोरी है, आई थिंक विद दिस वर्डिक्ट बिकम्स लॉट मोर क्लियर। ओके, 15% के सर्किट की तैयारी है इस समय दोनों अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स में होती हुई। 15% का टेम्परेरी फ्रीज, ध्यान रखिए, सर्किट तो F&O स्टॉक्स में होता नहीं है, टेम्परेरी फ्रीज होती है। लेकिन एक बार बैंक निफ्टी का वापस कंट्रीब्यूशन लेकर आइए आप ज़रा। थोड़ा सा एक स्ट्रगल हो रहा है सुबह का हाई निकालने में। 47,230 का जो हाई लगाया था उसके बाद एक थोड़ी करेक्शन आई थी। ICICI बैंक और HDFC बैंक, ये दोनों स्टॉक्स में टॉप कंट्रीब्यूशन अभी भी खैर बना हुआ है यहाँ पर, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिस तरीके के मूव्स यहाँ पर आ रहे हैं दोनों बैंकों में। गाबा सर, आपने तो बंधन बैंक चुना, लेकिन ICICI बैंक और HDFC बैंक, अब नेक्स्ट टारगेट्स क्या ओपन हो रहे हैं यहाँ पर? HDFC बैंक ने ऑन द वे अप कल और आज में दो अच्छे गैप देखे, तो अपर रीजन पे HDFC बैंक में थोड़ा डिस्प्यूट है। 1650 एक और टारगेट था हमारा, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए, लेकिन HDFC बैंक को आज और कल में नहीं देखना चाहिए, आज और नेक्स्ट वीक पे देखना चाहिए, वो सही तरीका रहेगा।
अब मूव ऑन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो आज का लो है वहीं पर है, अगर वो ब्रीच हो जाए तो शायद थोड़ा करेक्टिव मोड आ सकता है। रही बात आईसीआईसीआई बैंक की, इसका टारगेट अचीव हो चुका है, आई थिंक 1020 1030 ये एक जोन है, अब भी वहां तक जा सकता है क्योंकि जो मोमेंटम है बहुत ही तेज है। लेकिन इतना है कि परसों और आज में काफी तेजी देखिए, फ्रॉम 950 टू 1000, टू मच टू आस्क, टू स्ट्रेच। अगर अनस्ट्रेचिंग होती है तो ठीक है, लेकिन 1000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो रहा है। जब तक हम 1000 के ऊपर है आईसीआईसीआई बैंक, इट्स ओके। ओके पंकज, आप ऑब्वियसली आईसीआईसीआई बैंक पर तो कमेंट कर नहीं पाएंगे, लेकिन एचडीएफसी बैंक, कोटक, एक्सिस, ओके सॉरी पंकज से अभी हमारा कनेक्शन थोड़ा सा टूटा है तो वापस आएंगे उनके पास। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक लेकर आइए एक बार ज़रा। कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट देखते हैं एक बार, क्योंकि हमने बाकी सारे प्राइवेट बैंकों की बात की, कोटक की शायद उतनी नहीं की, और कोटक अब फिर से एक रेजिस्टेंस के आसपास। मानस, क्या करें कोटक में? तो देखिए, अगर कोटक बैंक में एक लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो बिल्कुल बने रहिए, और अगर आपने पोजीशन नहीं बनाई है तो कभी भी कोई टिप मिले तो 1780 के स्टॉप लॉस से पोजीशन बना के चलिए। एक इनवर्स चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट है जिसके टारगेट 85 से लेकर 1900 की रेंज में आते हैं, तो करीब करीब 75 रुपीज का आपको करंट लेवल देखने को मिल सकता है, लेकिन डिप पे 1790 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक व्यू कोटक महिंद्रा बैंक में क्लियरली हमने देखा है आज और कल में पूरी तरह से दिशा बदलती हुई और मजबूत होती हुई इन सभी निजी बैंकों की, जिसमें कोटक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई लीडर्स हैं, और कुछ फॉलो थ्रू हम कोटक, एक्सिस, इंडसइंड की तरफ से भी देख रहे हैं। एक दो काउंटर्स जिनमें हमने देखा है मोमेंटम, जो सुबह में अच्छा जोर दिखा रहे थे, अब आप देखिएगा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 0.5% ऊपर। सुबह में हमने ट्रेंड की बात की थी, और ट्रेंड वायदे बाजार के लिहाज से देखेंगे तो इसकी चाल अभी भी कुछ मजबूत ही रहेगी। हालांकि आई थिंक इंट्राडे में ज़्यादा बेहतर गेंस बनते दिखाई दिए थे। अमित, आपकी राय क्या रहेगी? 2878 के आसपास ये काउंटर, और सुबह में मुझे याद है मैंने मानस से ये पूछा था कि क्या 2900 के करीब खरीदना है। ऊपरी लेवल से हल्का हल्का दबाव आ रहा है इस काउंटर में। अब बेस्ट लेवल क्या होगा जहां से ये शायद एक नई तेजी की तैयारी करे? जी मैम, काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, और हम काफी दिनों से देख रहे हैं कि जिस हिसाब से स्ट्रेंथ ट्रेंड में बना हुआ है, इसने अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी नहीं टच किया है। एक कंटिन्यूड स्ट्रेंथ है इसमें, ऑल्दो इसमें ऑलरेडी बहुत ही अच्छी रैली आ चुकी है, बट कोई साइन ऑफ वीकनेस नहीं है। पहले तो जिनकी पोजीशंस है वो बने रहे, लगभग 2875 फ्यूचर में प्राइस है विद स्टॉप लॉस ऑफ 2840। फ्रेश पोजीशन के लिए मैम थोड़ा सा मुझे डिप चाहिए, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड इंप्रूव हो जाएगा। दैट वुड कम समवेयर अराउंड 2800 2825। वहां पे आता है तो एक फ्रेश पोजीशन बाय ऑन डिप की रणनीति फिर से बनाएंगे। ऑलरेडी किसी की पोजीशन है तो थोड़ा राइट करें विद दैट स्टॉप लॉस फॉर अ टारगेट ऑफ 2950 इन्वेस्टेड। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, एक कुछ और चीज़ों पर बात करते हैं। कुछ देर में मैं एक दोबारा ये नंबर्स रखने वाला हूँ जो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में जिस तरीके की डिलीवरी बाइंग हो रही है आज तक। कल भी जब बड़ी डिलीवरी बाइंग हुई थी, आज भी यहाँ पर बड़ी डिलीवरी बाइंग हुई है। अब एक काम करते हैं, अब इसको कैसे बोले, INV एसेट या इन्वेस्टेड? चलिए पूछ लेते हैं। इनके रिसर्च हेड और पार्टनर अनिरुद्ध गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं, और अनिरुद्ध गर्ग ने काफ़ी आउट परफॉर्मेंस दिखाई है इनफैक्ट मार्केट में। उनके पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छे स्टॉक्स रहे हैं, सरकारी बैंक्स, रेलवे, डिफेंस, और एक साल में करीब करीब 75% का रिटर्न रहा है। अनिरुद्ध जी, गुड आफ्टरनून। पहले तो क्या ये INV एसेट बोलें या इन्वेस्टेड बोलें, कैसे प्रोनाउंस करना है? इन्वेस्टेड अनुज जी, Okay. शॉर्ट फॉर्म फॉर इन्वेस्टमेंट एंड एसेट। इन्वेस्टमेंट और एसेट, ओके परफेक्ट, ठीक है। तो आपने एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखाई है पिछले एक साल में, और आपके पोर्टफोलियो में वही स्टॉक्स हैं जो मेरे ख्याल से चल रहे हैं काफ़ी। PSU बैंक्स हैं, रेलवे स्टॉक्स आपने सारे के सारे भरे हुए हैं यहाँ पर, और पावर स्टॉक्स, मजगांव डॉक है, कोचिन शिपयार्ड है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, डिफेंस, सब कुछ है आपके पोर्टफोलियो में। तो अब प्रेशर होगा आपके ऊपर इस परफॉर्मेंस को रिपीट करने का। क्या व्यू बन रहा है, पहले तो ये बताइए, जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो उसी पर क्या व्यू बन रहा है? ओके, अनुज जी, हमें बहुत ही ज्यादा क्लियर था पिछले एक साल से कि ये एक ओल्ड इकोनॉमी रन है। तो ओल्ड इकोनॉमी रन में दो ही चीजें चल सकती हैं, या तो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स चलेंगे या केपेक्स थीम चलेगी। इंडिया वाज द ओनली कंट्री जहां पे केपेक्स थीम वाज इंटैक्ट, एंड गोइंग इनटू द इलेक्शन ईयर द गवर्नमेंट केम अप विद 19.5% budgetary expenses towards capex. So we were very bullish on all the themes that were related to capex.
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन एन ओल्ड इकोनॉमी रन हमें ये भी क्लियर था कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इनमें जो बुरा होना था वो हो चुका है। जो लॉज आने हैं आईबीसी और एनसीएलटी लॉज आ चुके हैं, अब ये नई बुक्स बनाएंगे, नए प्रॉफिट जनरेट करेंगे। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट्स, ये जो लेंडिंग होगी उतनी अच्छी शायद ना हो जितनी प्राइवेट सेक्टर्स बैंक्स करते हैं, पर वैल्यूएशन डिफरेंस बहुत ज्यादा था। एक साल पहले अगर आप देखिए तो एचडीएफसी या कोटक 1.5 साल पहले 6.5 प्राइस टू बुक्स पे थे और ये सब 1 से भी नीचे। तो ये जो री रेटिंग होनी थी बाजार में, इसको लेके हमने ये सब स्टॉक्स लिए थे। हमें आगे लगता है कि हाँ, थोड़ा सा एग्जूबरेंस इस इलेक्शन रिजल्ट से मार्केट में आया है और थोड़ी सी रैली मिड कैप स्मॉल कैप से लार्ज कैप्स की तरफ जाएगी। बट ओवरऑल जो ट्रेंड है, जो ब्रॉड ट्रेंड है, जो फेवर कर रहा है केपेक्स को, पीएसयू बैंक्स को, कैपिटल गुड्स को, वो अगले साल से 2 साल तक इंटैक्ट रहेगा। अनिरुद्ध, गुड आफ्टरनून। मैं इनफैक्ट आपका जो पोर्टफोलियो देख रही थी, आपके पोर्टफोलियो ने पिछले 1 साल ने करीब 75% का कमाल दिखाया है रिटर्न्स के लिहाज से, जहां पर BSE 500 करीब 16% तक के रिटर्न्स दे चुका है। अब आपका एक मल्टी एसेट अप्रोच थी। आपने अभी अभी मेंशन किया कि मिड और स्मॉल कैप्स ने आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। इस समय कई लोग कह रहे हैं कि अब यहाँ से अगला बड़ा पैसा शायद लार्ज कैप्स में आएगा। क्या आप यहाँ पर थोड़ी सी और एडजस्टमेंट करने वाले हैं? क्या आपके आउट परफॉर्मिंग मिड कैप्स में कुछ प्रॉफिट बुकिंग करके कुछ और दिग्गजों में पैसा फ्लो होने का इरादा है? क्या ये कुछ चेंज करने वाले हैं आप अपने पोर्टफोलियो में? जी हाँ, हम कुछ सोच रहे हैं कि हम लार्ज कैप्स की तरफ जाया जाए, पर हमारा ओवरऑल टेक ये है कि जो मिड कैप्स आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, वो आउट परफॉर्मेंस वो शायद आगे ना दिखाएं, पर लार्ज कैप को अंडर परफॉर्म तो नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि कोल्ड इकोनॉमी रन वैल्यू की तरफ फोकस करता है, और वैल्यू अगर आपको ढूंढनी है तो वैल्यू आपको मिड एंड स्मॉल कैप्स में ही ज्यादा मिलती है रेदर देन लार्ज कैप्स। और स्पेस जहां पर आपने पैसा बनाया है वो है ये सेकंड टियर लिकर स्टॉक्स, जैसे कि तिलक नगर इंडस्ट्रीज, सोम डिस्टिलरीज। यहाँ पर क्या कहानी है आपके हिसाब से, और यहाँ पर अब क्या करें? यहाँ पर जो प्रीमियमाइजेशन की कहानी है अनुज जी, कि दीज कंपनीज आर टेकिंग अ स्टेप टुवर्ड्स द प्रीमियमाइजेशन दैट इज हैपनिंग इन इंडिया। ये लोग नए स्टेट्स में जा रहे हैं और अपना जो बेस है उसको बढ़ा रहे हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, और उससे हमें ये लगता है कि आने वाले कुछ समय में दे विल बी वेरी गुड बेट्स। ओके, अच्छा एक चीज़ बताइए, आपके पोर्टफोलियो में लार्जेस्ट होल्डिंग्स मजगांव शिप 7.4%, कोचिन शिपयार्ड 6.6% और ये रेल विकास निगम लिमिटेड 7.8%। ये अब क्योंकि प्राइसेस भाग गए हैं इसकी वजह से टीटागढ़ 7.33%, ये 4-5 स्टॉक्स कुल मिलाकर ही 25% से ऊपर हो गए पोर्टफोलियो का। ये बिकॉज पोर्टफोलियो में जंप आया, ये आपने वाकई में ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड होल्डिंग ली थी? अनुज जी, ये पोर्टफोलियो में ये सब जो भी आप स्टॉक्स देख रहे हैं, ये 1 से 2% के बीच हमारे पोर्टफोलियो के लिए गए हैं। अराउंड 35 स्टॉक्स हैं हमारे पास, तो कोई भी स्टॉक ओरिजिनली 2.5% से ज्यादा नहीं लिया गया। तो ये जंप, वी नेवर सेल आवर लूजर विनर्स, दैट इज व्हाई ये बढ़ के इतना हो गए हैं। इंटरेस्टिंग। अब यहाँ से आगे स्पेशली बैंकों को लेकर आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? व्हेन द लाइक्स ऑफ HDFC, ICICI सब में तगड़ी तेजी देखने को मिली है और आपके पोर्टफोलियो में लार्जली वो सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, कर्नाटका बैंक जैसे ट्रेड्स हैं। देखिए, हम ये बिलीव करते हैं कि लेंडिंग एक बहुत ट्रिकी बिजनेस है। जिसने भी पिछले 10 साल में लेंडिंग में जिसका स्टॉक ऊपर गया है, जिसने अच्छी लेंडिंग करी है, अच्छी बुक्स बनाई है, उसको अगले 10 साल में थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब आप ये देखिए कि हमने कभी नहीं सोचा था कि रिटेल में भी प्रॉब्लम आ जाएगी, पर आरबीआई ने अब अपनी गाइडलाइंस में बताया है कि रिटेल में भी उनको कुछ प्रॉब्लम दिखती है। सो दिस इज अ नॉर्मल फिनोमिनन इन द लेंडिंग बिजनेस वेयर वी फील दैट लास्ट 10 साल में जो चीजें चेंज हुई हैं, उस कारण जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, they will be more they will get more market share, and they will the stocks would even prosper. The top and bottom line both would be better than the private sector banks. HDFC Bank, Kotak Mahindra Bank were the favorites of the last run. That is why we are not taking any positions in HDFC and Kotak Mahindra Bank until and unless the markets they become expensive. When the markets they become expensive, we reduce our beta and move towards more quality. जब हम उस क्वालिटी के फेज में जाएंगे तब जाके हम HDFC और कोटक बैंक के बारे में सोचेंगे। तब तक तो जो इस रन के नए विनर्स हैं, हम उन पे ज्यादा फोकस करना चाहेंगे। एक अपार इंडस्ट्रीज ने भी काफ़ी पैसा बनाया आपके लिए, यहाँ पर क्या कहानी रही? क्योंकि एक मैं इसका चार्ट देख रहा था
पिछले एक साल में इसमें एक वन वे मूव आया 1500 से 5500 तक में। किसकी बात कर रहे हैं अनुज जी? अपार इंडस्ट्रीज। अपार इंडस्ट्रीज सर, अपार इंडस्ट्रीज इज हमारी इंडियन कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का एक आई वुड से वन ऑफ, हम यहाँ पे अपने इन्वेस्टर पे इसको बोलते हैं द गोल्डन स्टार, अ कंपनी विच इज ग्रोइंग एट अ वेरी वेरी फास्ट pace and the scope is immense. That is the growth, the size of the growth is also not limited. So APAR is working in all quarters, be it capital goods, be it wirings, be it मतलब ऊपर से लेके नीचे तक जितना भी पोर्टफोलियो हो सकता है सब पे APAR काम कर रही है और बहुत ही इफेक्टिव मैनेजमेंट है। एंड हम इसको कुछ जो कभी कभी कुछ कंपनियां ऐसी मिलती हैं जो अपने बलबूते पे काम करती हैं और इन्वेस्टर्स के लिए पैसा बना के देती हैं। वी फाइंड इट वन ऑफ दोस कंपनीज। ओके अनिरुद्ध, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और होप करूंगा कि हम ऐसे फ्यूचर में बात करते रहें और आपसे थोड़ा सा पर्सपेक्टिव लेते रहें आपके पोर्टफोलियो के ऊपर और मार्केट्स के ऊपर। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू अनुज जी, थैंक यू सो मच। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक मैंने प्लेट बनाने को बोला था, एक बार वो प्लेट लेकर आते हैं हर्षदा। आज सुबह जिसकी बात मैंने की थी, ये वैसे मैंने कल इसमें एक रील बनाई थी, उसके बाद आज सुबह सबने इसके बारे में बात करना शुरू किया था। अब जो अगला नंबर आपको वॉच आउट करना है ना, वो इन दो स्टॉक्स में डिलीवरी वॉल्यूम। अब आईसीआईसीआई है, ये आईसीआईसी नहीं, आईसीआईसीआई बैंक में 1250 करोड़ की डिलीवरी वॉल्यूम 2 बजे तक हो चुकी है और एचडीएफसी बैंक में 2000 करोड़ की डिलीवरी वॉल्यूम हो चुकी है 2 बजे तक। जो एवरेज रहा है वो करीब मतलब कल करीब 3000 करोड़ एचडीएफसी बैंक में हुए थे और आईसीआईसीआई बैंक में करीब 2000 करोड़ हुए थे। और मुझे जो एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि 3 बजे एक बास्केट बाइंग भी आनी है ख़ासतौर से बैंकों में, तो उसमें मुझे लग रहा है नंबर और पिकअप होगा। ये एक और मेरा रीज़न है कॉन्फिडेंस ये दिखाने का कि बैंक निफ्टी में आज फिर हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद होने की तैयारी कर रहा है। और हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद क्यों होते हैं इंडेक्स? क्योंकि आप अगले दिन की तैयारी कर रहे होते हैं और अगले दिन में नॉर्मली आप एक ट्रेंडिंग मार्केट में एक्सपेक्ट करते हैं कि एक गैप अप होगा क्योंकि हर कोई चेज़ करेगा उसको। और आज मुझे लग रहा है कि एक और चीज़ जो मार्केट के फेवर में जाएगी कि आज सुबह के ग्लोबल क्यूज काफ़ी ख़राब थे। इस समय यूरोपियन मार्केट्स काफ़ी अच्छे हैं और ठीक है डाउ फ्यूचर्स फ्लैट हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो भी एक प्रॉफिट बुकिंग थी। उसके बाद यहाँ पे भी एक अच्छा मूव आपको मिलना चाहिए। ब्रेंट भी काफ़ी नीचे आ गया है, 78-80 पर आ गया है। मुझे लग रहा है कल आपके पास एक और मौका होगा एक बड़े गैप अप का। इसके लिए मुझे लग रहा है कि ये शायद बैंक निफ्टी फिर आपको सरप्राइज़ करे। अच्छा पंकज जी वापस जुड़ गए, वो कनेक्शन थोड़ा सा लूज हो गया था उनके साथ। पंकज जी मैं ये पूछ रहा था कि इन दोनों बैंकों में बहुत बाइंग हो रही है, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में। ऑब्वियसली आईसीआईसीआई बैंक पर आप कमेंट करेंगे नहीं, लेकिन एचडीएफसी बैंक और कोटक, इसमें आप क्या व्यू बन रहा है? सो देखिए बिटवीन एचडीएफसी एंड कोटक बैंक, आई थिंक कोटक बैंक में नया मैनेजमेंट का या टॉप मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस या अभी तक आउटलुक इज स्टिल पेंडिंग। आई थिंक दैट वे एचडीएफसी बैंक काफी कंफर्टिंग लगता है, ऑलरेडी वैल्यूएशन पे काफी अट्रैक्टिव है, 2.25 एडजस्टेड बुक बेसिस ट्रेड करता है, क्रेडिट ग्रोथ अच्छा रहने की उम्मीद है। एंड प्लस एक और अच्छी चीज ये होगी कि किसी रिटेल में अगर आप देखेंगे तो काफी सारे बैंक्स का फोकस रहा है। एचडीएफसी बैंक ऑन दी कॉन्ट्रेरी थोड़ा कॉर्पोरेट साइड में इसका फोकस ज्यादा रहा है। एंड हमें लगता है कि आगे जाके विद दिस काइंड ऑफ अ वर्डिक्ट कॉर्पोरेट बैंक या जिनका भी बुक कॉर्पोरेट साइड में अच्छा खासा रिलेटिवली दैट दोज बैंक शुड डू बेटर। तो दैट वे आई थिंक एचडीएफसी बैंक थोड़ा उसके हिसाब से बेटर हो जाता है। प्लस जो मार्जिन रिकवरी है ओवरऑल जो 3.4% आ गई थी, आगे जाके हमें लगता है कि 3-4 क्वार्टर में करीब 4% की तरफ चली जाएगी। तो जो भी इसके जो कंसर्न्स थे वो सब एड्रेस हो जाएंगे एंड कॉर्पोरेट साइड में जो ग्रोथ होगी वो ये बैंक कैप्चर करेगा। एंड होपफुली बाय देन आपके जो फॉरेन फ्लोज हैं वो भी पिकअप होने चाहिए, तो जिसका फायदा बैंक को मिलना चाहिए। तो बिटवीन कोटक एंड एचडीएफसी आई थिंक एचडीएफसी बैंक क्लियरली वुड बी अ प्रेफर्ड बेट। ओके, तो कोटक और एचडीएफसी बैंक प्रेफर्ड ट्रेड्स रहेंगे। इनफैक्ट इसी सेक्टर पर एक और व्यू ले लेते हैं। हमारे साथ इस सेक्टर के एनालिस्ट एलकेपी शेख खान के दरअसल अजीत काबी जुड़ रहे हैं और उनसे पूछेंगे कि यहाँ से आगे एलपे की सिक्योरिटीज, आई बेग योर पार्डन, कि वैल्यूएशन वाइज सिचुएशन कैसे स्टैक्ड अप है और क्या ड्राइव करने वाला है नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ इन सभी बैंकों में। अजीत, अनडाउटेडली कल और आज में हमने देखा है निफ्टी बैंक को एक नई जान, एक नई ऊर्जा आई है, लेकिन अगर एक पॉइंट आप फोकस कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, वो क्या रहेगा इन बैंकों में? द शेयर फैक्ट कि यहाँ से किस तरह की लोन बुक बढ़ने वाली है या फिर किन वैल्यूएशंस पे स्टॉक्स खड़े हैं? आपका फोकस एरिया इस समय क्या है? हाय, थैंक यू सारे व्यूअर्स को और गुड आफ्टरनून।
हम जिस तरीके से देख रहे हैं इस पिछले क्वार्टर और आने वाले क्वार्टर्स में जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट थीसिस प्ले करने वाला है वो है जिस भी बैंक्स का या एनबीएफसी का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो वो अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं इन कमिंग क्वार्टर्स। अब जहां तक लोन ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ का सवाल है, लोन ग्रोथ सिस्टमिक लोन ग्रोथ जो काफी अच्छा रहा है अभी फेस्टिव सीजन की वजह से, और वो 13-14% से ग्रो करने के जो सिस्टमिक ग्रोथ जो है दिखा रहा है आरबीआई का रिपोर्ट के हिसाब से, वो 13-14% का ग्रोथ है। जबकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है, बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक, वो मार्केट को आउट परफॉर्म करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट और इन टर्म्स ऑफ आपका एडवांसेस। अब दूसरी चीज रही नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की, जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जितने भी बैंक्स के कम है वो अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। जबकि इस क्वार्टर और कमिंग क्वार्टर या पिछले नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अब देखा जाए क्रेडिट कॉस्ट के मामले में ज्यादा उछाल देखने को नहीं मिलेगा। सो प्रॉफिटेबिलिटी और रिटर्न रेशियो सारे बैंक्स के लगभग सही रहने वाले हैं, पर जो बैंक्स के कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम है और क्रेडिट ऑफटेक ज्यादा होने वाला है वो अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है एसेट क्वालिटी का, एसेट क्वालिटी काफी सारी बैंक और एनबीएफसी का सही रहने वाला है। थर्ड, जो कैपिटल डाइल्यूशन होने वाला है, रिस्क वेट, जो आरबीआई के नया नॉर्म्स है कि रिटेल क्रेडिट का रिस्क वेट बढ़ा दिया गया है, उससे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में हर एक प्राइवेट सेक्टर बैंक का जिनका ज्यादा एक्सपोजर रिटेल बैंक्स पे है या अनसिक्योर्ड रिटेल पे है, उन पे हम लोग 1 से 1.5% का हम लोग देख सकते हैं कैपिटल डाइल्यूशन। अब इन सब चीजों को देखते हुए सारे बैंक्स, आप पीएसयू और पब्लिक सेक्टर बैंक्स को आप देखें, वो हिस्टोरिकली जो जितना पीक बना था वैल्यूएशंस का उनसे काफी लो चल रहा है। सो वैल्यूएशन वाइज काफी बैंडविड्थ मिलता है सारे बैंक्स को स्टॉक प्राइस का परफॉर्म करने के लिए, इवन वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो। और हम देखते हैं कि कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जैसे आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, इवन फेडरल बैंक जो गोल्ड लोन पे ज्यादा काफी आगे बढ़ रहा है, ये तीनों बैंक अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कमिंग क्वार्टर्स या आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, आने वाले कैलेंडर ईयर में। ओके अजीत, गुड आफ्टरनून। तो आपकी टॉप पिक्स क्या होंगी? चलिए, दोनों पीएसयूज और प्राइवेट में एक एक अगर टॉप पिक की बात की जाए इस लेवल पे तो वो क्या होगी? सो मेरे पीएसयूज में जो टॉप पिक होगा वो बैंक ऑफ बड़ौदा होगा, और कैनरा बैंक को भी साथ रख सकते हैं उसके पीएसयूज में। और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में मेरा टॉप पिक होगा इंडसइंड बैंक विज़ावी आईसीआईसीआई बैंक। मैं आपसे एक और डिजिटल सवाल ये पूछना चाहूंगी कि कल से बातचीत हो रही है कि एफआईआईज बड़े पैमाने पर ये आईसीआईसीआई, एचडीएफसी जैसे स्टॉक्स में पैसा लगाने के लिए आएंगे। क्या आपने अपने इंस्टीट्यूशनल डेस्क या अपने मित्रों से बात की है कि इंक्वायरीज आना शुरू हो गई हैं? क्या आप ऑर्डर्स देख रहे हैं आते हुए? हाँ, ये ऑर्डर्स जो है वो थोड़ा मतलब क्या बोलूँ मैं, तेजी दिख रही है एफआईआईज की। ठीक है, सारे बैंक्स में इवन वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो, उसमें थोड़ी तेजी है एफआईआई बाइंग्स में, क्योंकि वैल्यूएशन गैप बहुत ज़्यादा है और काफ़ी पिछले साल एफआईआई आउटफ्लो देखा गया है और वैल्यूएशन में बहुत सारा मार्जिन दिखता है जिससे वो मतलब स्टॉक प्राइस परफॉर्म अच्छा करे। सो एफआईआई बाइंग्स अभी है और डीआई बाइंग्स भी काफ़ी अच्छा है। अजीत, आपने कहा इंडसइंड बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, एक एक रीजन बता सकते हैं अगर दोनों के लिए क्यों प्रेफर्ड है इस स्पेस में आपके लिए? पहला रीजन मैं इंडसइंड बैंक के बारे में बताना चाहता हूँ। इंडसइंड बैंक का जो मोस्ट ऑफ द लोन बुक है वो व्हीकल लोन में है, और व्हीकल लोन का जो प्रोपोर्शन होता है वो फिक्स्ड रेट लिंक्ड होता है। फिक्स्ड रेट लिंक होने, रेपो रेट अगर अभी घटता भी है आगे जाके या स्टेबल रहता है, जो फिक्स्ड रेट लोन बुक है वो अच्छा परफॉर्म करने वाला है। उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन या तो यहाँ पे बने रहेंगे या से अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। ये बहुत बड़ा रीजन है इंडसइंड बैंक का, जो हम लोगों ने पिछले साइकिल में देखा था जब कोविड शुरू हुआ और इंटरेस्ट रेट कट शुरू होना लगा, तो हम लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस देखा था इंडसइंड बैंक का, क्योंकि उनका प्रोपोर्शन जो फिक्स्ड रेट लोन का काफी ज्यादा था। जो ये हम लोग सोच सकते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट स्टेबल रहे और यहाँ से कट होना शुरू हो तो इंडसइंड बैंक अच्छा परफॉर्म करेगी। और दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का पहला चीज है वैल्यूएशन काफी अच्छा है, जो 0.97 प्राइस टू बुक ट्रेड हो रहा है, अराउंड 1 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड हो रहा है। और बैंक ऑफ बड़ौदा का आप पिछले 3-4 साल से देखोगे उनका जो लोन ग्रोथ जो है काफी अच्छा रहा है सब पीएसयू बैंक से, और उनका एनपीए लेवल भी काफी कम हो गया है, और जितना होलसेल बैंक्स में जितने क्रेडिट थे कॉर्पोरेट क्रेडिट, वो सारे एनसीएलटी एंड बाकी चीजों से सारी रिकवरी हो चुकी है लगभग। सो इन सब चीजों को देखते हुए उनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी रहने वाली है आज से नेक्स्ट FY24 एंड FY25 में। सो इन सब दो चीजों को देखते हुए वैल्यूएशन एंड ग्रोथ आई बिलीव कि ये दोनों बैंक्स अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं।
ओके अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बैंकिंग सेक्टर पर अपना व्यू देने के लिए। चलिए एक काम करते हैं, एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं, कुछ कॉल्स लेते हैं, उसके बाद आगे के सेक्टरल मूव्स पर आएंगे। श्रीकांत चौहान जुड़ गए हैं हमारे साथ। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून। श्रीकांत, आपकी स्टॉक पिक क्या होगी इस समय? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर मार्केट में जहाँ पे मोमेंटम इज लाइक वेरी वेरी हाई, यहाँ पे मुझे लगता है कि आईडीएफसी एक ऐसा स्टॉक है जिसे हम लॉन्ग कर सकते हैं। करंट लेवल्स है 124 के और इसने अपने स्विंग हाई को भी क्रॉस किया है। तो करंट लेवल से जो नेक्स्ट लेवल्स उभर के आ रहे हैं वो आ रहे हैं तकरीबन 130 से लेकर 132 के। तो करंट लेवल से आईडीएफसी को लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखें 121 का, 121 का। ओके, तो आईडीएफसी में एक अपॉर्चुनिटी, और सुबह में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की चर्चा हो रही थी, लेकिन यहाँ पर भी एक मौका खरीदारी का बनता दिखाई दे रहा है। कुछ और स्टॉक्स की बात करेंगे, लेकिन एक पॉकेट जिसमें हमने सुबह से काफ़ी इंटरेस्ट देखा है, पहला ट्रेड इनफैक्ट आज सुबह में आपको याद होगा हम चर्चा में लेकर आए थे यूनाइटेड स्पिरिट्स, इसके साथ ही रैडिको खैतान जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी खासी तेज़ी बनती दिखाई दी है। दरअसल इन काउंटर्स में एक बहुत ही दिलचस्प मूव देखने को मिला है। प्रीमियमाइजेशन का पूरा फ़ायदा दरअसल इस पूरे पॉकेट को मिल रहा है। अब ऐसी स्थिति में इनकी अर्निंग्स और ओवरऑल सिचुएशन कैसी उभर कर आ रही है कारोबार की, इस पर क्रिसिल ने एक डिटेल रिपोर्ट निकाली और उसी का पूरा ब्यौरा देने के लिए हमारे साथ आशीष जुड़ रहे हैं। आशीष बताइए। स्पिरिट्स हाई हैं। हाँ, तो प्रोड्यूसर साहब ने मुझे लिख के भेजा, लिकर शेयर तेजी का नशा और लिकर शेयर पार्टी टाइम। तो एक्चुअली क्रिसिल रेटिंग्स की बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। वो कह रही है कि आने वाला जो समय है लिकर इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छा टाइम रहेगा, और दरअसल 33 ऑर्गेनाइज सेक्टर की कंपनीज को क्रिसिल ने समझा, स्टडी किया, उसके बाद ये रिपोर्ट सामने आई है। पहले FY24 में किस तरह के रेवेन्यूज, किस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। क्रिसिल का कहना है कि ऑर्गेनाइज लिकर इंडस्ट्री में FY24 में करीब 4.5 लाख करोड़ के आसपास की आय देखने को मिलेगी, यानी कि साल दर साल 12 से 13% का जंप। और ध्यान रखें, इससे पिछले साल FY23 में इंडस्ट्री 15 से 16% जंप करी थी। तो एक बड़े बेस पर भी 12 से 13% उछाल की बात करी जा रही है। उसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एट प्ले जो क्रिसिल मेंशन कर रहा है। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, तो डिमांड पिकअप होती हुई, आपने जो मेंशन करा था प्रीमियमाइजेशन, उसका फायदा मिल रहा है, वो ट्रेंड तूल पकड़ रहा है। टूरिज्म में तेजी, होटल ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है, ये सब फैक्टर्स हैं जो लिकर की डिमांड बढ़ाते हुए नजर आएंगे। अच्छा, इंडस्ट्री को दरअसल दो भागों में तोड़ा जाता है, एक वो प्रीमियम, दूसरा मास कैटेगरी। प्रीमियम आसान शब्दों में खंबे की कीमत 1000 रुपए से ज्यादा, और मास खंबे की कीमत 750 रुपए से कम। क्रिसिल की रिपोर्ट कहती है कि जो प्रीमियम सेगमेंट है उसमें 20% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। यही वो प्रीमियमाइजेशन का तड़का है। ये पॉकेट ज्यादा बेहतर ग्रोथ डिलीवर करेगी। जो मास सेगमेंट है उसमें 5 से 7% का उछाल देखने को मिलेगा, पर ये मास सेगमेंट ध्यान रखिए पूरी लिकर इंडस्ट्री का 3/4% है। तो बड़ा सेगमेंट ये है, इसमें प्राइस इंक्रीज लेना हमेशा मुश्किल होता है, तो इसीलिए भी थोड़ा सा सबड्यूड रहती है। अच्छा, ना सिर्फ ग्रोथ टूल पकड़ेगी, क्रिसिल कह रहा है ऑपरेशनली भी हालात इंप्रूव होंगे। उसके लिए एक पहले प्लेट दिखाता हूं आपको। लिकर इंडस्ट्री दो भागों में है। IMFL बेसिकली शराब का धंधा 2/3 और बियर 1/3, ऐसे समझिए आप इसको। अब क्रिसिल कह रहा है इन कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी क्योंकि इनके रेवेन्यू बेस बढ़ेगा और इनपुट कॉस्ट यानी कि लागत कम होनी है। पर उसको तोड़ दीजिए ऐसा, जो डिस्टिलर्स हैं, जो शराब बनाने वाली कंपनीज हैं, पैकेजिंग कॉस्ट कम हो रही है, लेकिन इनके साथ दिक्कत की बात यह कि इनका एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल जो है उसकी कीमतें अभी भी एलिवेटेड है, तो इनके मार्जिन करीब 70-80 बेसिस पॉइंट्स बढ़ेंगे। जो बियर मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिन्हें हम ब्रूअर्स कहते हैं, उनके लिए भी पैकेजिंग कॉस्ट रिड्यूस होगी, लेकिन उनके बार्ले की कीमत पिछले साल 20% उछली थी और इस साल की पहली छमाही में ऑलरेडी 25% करेक्ट कर चुकी है। इनके मार्जिन इसीलिए 2.5% के आसपास बढ़ते हुए नजर आएंगे और ओवरऑल इंडस्ट्री के मार्जिन 1 से 1.5% बढ़ेंगे। तो अच्छी ग्रोथ और ऊपर से मार्जिन में इंप्रूवमेंट। हां, कुछ रिस्क एसोसिएटेड है जो क्रिसिल मेंशन कर रहा है, वो होती है हमेशा। सरकार की पॉलिसी में बदलाव, वो ड्यूटी स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस, या इनपुट कॉस्ट के प्राइसिंग जो एज्यूम करा हुआ उसमें कुछ बदलाव होगा, तो वो रिस्क है। अदरवाइज स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्ट करिए, स्ट्रॉन्ग प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड एक्सपेक्ट करिए,
और चाहे वो बियर मैन्युफैक्चरर्स हो, लिकर हाई स्पिरिट मैन्युफैक्चरर्स हो, सबके मार्जिन इंप्रूव होंगे। यह है तस्वीर लिकर इंडस्ट्री की। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। तो ये बात हो गई लिकर इंडस्ट्री की। ध्यान रखिए सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक और स्टॉक पर्सपेक्टिव से एक डिस्कशन की है हमने यहाँ पर। पंकज जी, कोई स्टॉक आपको पसंद है इस स्पेस में? सो अनुज, आई थिंक ज्यादातर स्टॉक्स हम कवर नहीं करते, बट यूनाइटेड स्पिरिट्स आई थिंक उसमें काफी पसंद आता है। आई थिंक लार्जली फैक्टर वही है कि प्रीमियमाइजेशन अगर आप देखेंगे तो करीब इनका 1/3 जो वॉल्यूम है वो लग्जरी एंड प्रीमियम सेगमेंट से आता है। एंड लास्ट ईयर जो सेगमेंट में ग्रोथ थी करीब 30% के ऊपर में थी। एंड जो कंपनी का मार्जिन प्रोफाइल उसके हिसाब से काफी सुधरना चालू हुआ है, करीब आई थिंक हाई सिंगल डिजिट में जा चुका है। एंड अगले साल जो एक्सपेक्टेशन है कि इसका मार्जिन जो कंपनी गाइड कर रही है 14-15% तक का मार्जिन हो सकता है, प्लस ये कंपनी डिविडेंड पे करने चालू हो जाएगी। एंड आई थिंक दूसरी चीज है कि इसमें अभी आईपीएल का भी वैल्यूएशन कुछ खास ऐड हुआ नहीं है, तो ओवरऑल प्राइस परफॉर्मेंस भी पिछले अगर आप कुछ सालों में देखें तो कुछ खास रहा नहीं। तो मेरे हिसाब से कंपनी 40 करीब 50-55 के मल्टीपल पे ट्रेड करती है। तो कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस है, मल्टीपल एक्सपेंसिव होते हैं, बट आई थिंक ओवरऑल ये कंपनी काफी प्रीमियमाइजेशन के हिसाब से काफी अच्छी है। प्लस अगर यूएस और यूके में एफटीए साइन होता है तो एक चांसेस है कि आपके जो लिकर है वहाँ पे शायद ड्यूटीज वगैरह कम होगी, जो इसके लिए शायद पॉजिटिव रहेगी। बिकॉज अगर वो लेके आते हैं और यहाँ पे इंडिया में बॉटल करते हैं तो वहाँ पे शायद कॉस्टिंग कम आएगी। तो आई थिंक वो एक अनदर ट्रिगर। इनफैक्ट ये एफटीए वाली अपडेट्स में एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी कि शायद इलेक्शन से पहले ही सरकार इसको परसू करना चाहेगी। अब देखते हैं, क्योंकि वो मामला काफ़ी ज़्यादा डिले हुआ है। लेकिन आइदर वेज इन स्टॉक्स में तेजी। प्रशांत, यूनाइटेड स्पिरिट स्क्रीन पर है, 1.5% से ज़्यादा की तेजी। रैडिको खैतान में भी भरपूर आज एक्शन देखने को मिला है। चार्टिकली दोनों अगर आपने एनालाइज किए हो तो बताइए इस समय क्या ट्रेड लिया जाए? तो हर्षा जी, यहाँ पे अगर मैं यूनाइटेड स्पिरिट्स को देखूं तो ये एक गैप के रेजिस्टेंस के करीब जा रहा है, जो गैप करीबन 1100 के आसपास। तो हम कंफर्टेबली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 1100 तक जाएगा। और अगर मैं रैडिको को देखूं तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो मूव है हायर लेवल्स पे स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो मेरे हिसाब से रैडिको में प्रॉफिट मान लेना चाहिए। बट अगर आप यूनाइटेड स्पिरिट्स में हो तो डेफिनेटली आप ट्रेल कर सकते हो और 1100 के लेवल्स तक आप बिल्कुल बने रह सकते हो। मुझे लग रहा है कंफर्टेबली वो टारगेट्स अचीव हो जाएंगे। ओके, अच्छा एक बार जरा फिन निफ्टी का इंटरडे चार्ट लेकर आइए। और फिन निफ्टी में अब 21,050 क्रॉस हो रहा है। 21,100 पर काफ़ी कॉल राइटिंग है यहाँ पर, और 21,161 आज का हाई था। और ये इंटरेस्टिंग बन रहा है। इसमें एक आज शायद 3 PM मूव पेंडिंग हो, क्योंकि फीलिंग आ रही है ऐसा देखकर स्क्रीन को। तो इस पर नज़र रखेंगे हम। बाय द वे वो अदानी एंटरप्राइजेस 15% पर भी रुका नहीं, अब 15.5% हो गया वो, तो 2921। इसमें ये आप समझिए हर्षदा, इसका एक आपको मैं जस्ट टू गिव यू सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, इसमें जो हाईएस्ट कॉल है, ओपन इंटरेस्ट नहीं, कॉल हाईएस्ट जो स्ट्राइक है एक्सचेंज पे वही 2900 की है। उससे ऊपर की तो अभी तक इंट्रोड्यूस भी नहीं हुई थी, अब वो कल इंट्रोड्यूस होंगी क्योंकि स्टॉक उसको क्रॉस कर चुका है। तो आप 3000 की कॉल फॉर एग्जांपल नहीं ले सकते। अगर आपको तेज़ी करनी थी तो 2900 मैक्सिमम कॉल थी वो उसी का प्रीमियम 240 रुपये हो गया, 5 गुना। और ये पूरा का पूरा आज हुआ है स्क्रीन पर। शानदार मोमेंटम यहाँ पर इस समय। और इसमें देखते, इसमें कोई कॉल लेते हैं एक्चुअली। प्रशांत जी, ये मोमेंटम है, मोमेंटम स्पेस में बड़ा पैसा बनता है अगर ढंग से कैप्चर किया जाए तो। कोई अप्रोच इधर अदानी एंटरप्राइजेस या अदानी पोर्ट्स में? जी अनुज जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर हम अडानी पोर्ट्स को देखें तो, क्योंकि जैसा आपने कहा मैं अडानी एंटरप्राइज की भी कॉल ट्रैक कर रहा था, बट वही दिक्कत आ रही है कि जो कॉल है प्रीमियम्स बहुत हाई है। तो अगर हम अडानी पोर्ट्स को देखें और उसकी अगर हम 1040 के आसपास की कॉल देखें, मैं जो स्क्रीन पे ला रहा हूँ, में भी नहीं आ रहा है जी कॉल मेरे स्क्रीन पे आ नहीं रही है जी। नहीं, इसमें भी 1000 से ऊपर कॉल है ही, 1010 की कॉल, 1010 की कॉल मैक्सिमम है, 1010 की कॉल जी, 1000 की कॉल मिली। तो अगर मैं इसको 61 पे लेने जाऊं तो मेरा स्टॉप लॉस कम से कम 40 होगा। रिस्क बहुत अनडिफाइंड है और बहुत बड़ी है, तो इसको ऑप्शंस में अवॉइड करना चाहिए। लेकिन बड़ा मूव इन दोनों ही काउंटर्स में देखने को मिला। पूरे ग्रुप में आप देखिएगा, एसीसी अंबुजा को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर भी हमने देखा बहुत तगड़ी रफ्तार, 8%
ये स्टॉक्स आज के दिन ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा श्रीकांत, एक और पॉकेट जिसका जिक्र कल खूब ब्रोकरेजेस ने किया था, इंडस्ट्रियल्स, उसमें ABB पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। ओपन इंटरेस्ट करीब 10-11% के आसपास का है, स्टॉक में करीब 3% का मूव, और पिछले 10-15 मिनटों में आप देखिएगा वो स्पाइक आने लगा है। अब क्या कुछ खबर है, आई रियली डोंट नो, ऐसी इंफॉर्मेशन तो मेरे हाथ में फिलहाल नहीं है, लेकिन अच्छी तेजी बन गई है इसका। अगर वो डेली एक्शन भी दिखाएंगे कि मिनट बाय मिनट क्या हरकत देखने को मिल रही है, तो उसमें ज़्यादा बेहतरी से दिखाई देगा। श्रीकांत, क्या कॉल रहेगी ABB इंडिया? बिल्कुल, इनफैक्ट ABB का भी अगर फॉर्मेशन देखें तो पिछले 4 दिनों में ये स्टॉक लगभग 4200 से ऑलमोस्ट 4800 तक आ चुका है। बट बढ़िया बात यह है कि जो इसने मंथली या वीकली चार्ट्स पे जो एक वक्त निकाला था क्लोज टू 4600, उसे सरपास कर लिया है। तो बेस्ड ऑन दैट फॉर्मेशन मुझे लगता है कि ये स्टॉक कम से कम यहाँ से 5000 और 5200 के लेवल्स पे दिखा सकता है। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर मार्केट में अगर आप देखें, जब से मार्केट ने एक लोअर लेवल से रिकवरी शुरुआत की है, तब से आपने देखा होगा कि कैपिटल गुड्स और इंफ्रा कंपनीज में काफी अच्छी तेजी बनी है, और इसमें सीमेंस और ABB में मैंने देखा कि काफी अच्छा मोमेंटम है। तो करंट लेवल से भी अगर कोई पोजीशन अगर है तो उसे कंटिन्यू करें, 4600 का स्टॉप लॉस रखें। टारगेट्स नजर आते हैं 5200 के। 5200 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर एक मौका, और आप देखिए पिछले 5 मिनटों में कितनी तेजी स्टॉक में बनती हुई दिखाई दे रही है। जो कैंडल्स आपकी स्क्रीन पर ग्रीन बनी है उसमें साफ इंडिकेशन है कि एक अच्छा खासा पैसा कमिट किया गया है पिछले 10-15 मिनटों में इस पर्टिकुलर काउंटर में। चलिए हमारे जानकार अब चारका चौका की भी तैयारी करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कौन क्या ट्रेड दे रहा है। प्रशांत जी प्लीज निकालिए आप सस्ता ऑप्शन। श्रीकांत जी आपसे मैं FNO सुपरस्टार लेने वाली हूँ। चार्ट का चमत्कार मानस प्लीज तैयार रखिएगा। मिड कैप फंडा पंकज जी आपसे लेंगे। इन ट्रेड्स पर आते हैं, लेकिन एक और स्टॉक जिस पर एक बार फटाफट से व्यू ले लिया जाए इस घंटे, जहां पर थोड़ी सी एक्टिविटी अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और सुबह में आपको याद होगा हम M&M का जिक्र कर रहे थे और टाटा मोटर्स का। M&M में तेजी आई और ये दरअसल काउंटर 1700 के लेवल्स को छूने के बाद, 1708 को छूने के बाद थोड़ा सा नरम हुआ है, हालांकि अभी भी 2% के गेन्स है। गावा साहब आप ही से बात हो रही थी M&M की, लेकिन अब आप टाटा मोटर्स देखिए, क्या वहां पर भी एक अच्छा खासा कैचअप मूव देखने को मिलेगा? टाटा मोटर्स बाई मोड पर तो है, लेकिन हायर टाइम फ्रेम में साइडवेज जोन है करीब 4-5 दिन से। मेरे ख्याल से बाई मोड पर है, इसलिए ले सकते हैं इसको, कैचअप मूव मिल सकता है। स्टॉप होगा करीब मेरे हिसाब से अराउंड 700 एंड आई थिंक 704 702 का स्टॉप लगा चले। पॉसिबल है कि 725 जोन है, प्रॉफिट बुकिंग वहां कर सकते हैं, लेकिन अप मूव ऑन है ये टाटा मोटर्स में। ओके, अप मूव ऑन है टाटा मोटर्स में। चलिए अब एक चार का चौका ले लेते हैं हर्षदा फिर, और सबसे पहले प्रशांत जी के पास ही चलते हैं सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए। प्रशांत जी बताइए क्या रहेगी आपकी ट्रेड? जी अनुज जी, यहाँ पे जो स्टॉक मेरे रडार में भी है वो ABB है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है और इसको हम मोमेंटम को ऑप्शन के जरिए ट्रेड कर सकते हैं। तो जो 4850 4850 स्ट्राइक प्राइस की कॉल करीबन 150 पे चल रही है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 110 110 और टारगेट रखेंगे 210 210 से लेके 230 का। ओके, ABB की कॉल लेनी है आपको 4850 की। श्रीकांत, FNO सुपरस्टार? बिल्कुल, तो अनुज जी मुझे लग रहा है कि इस लेवल पे गैस अथॉरिटी को यानी गेल को लॉन्ग किया जा सकता है, जो 140 के करीब ट्रेड कर रहा है। कल के दिन में हमने काफी अच्छी इसमें एक रैली देखी थी, लेकिन आज कुछ करेक्शन है, लेकिन एट द सेम टाइम वो अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के करीब भी आ चुका है। तो करंट लेवल से अगर इसमें खरीदते हैं तो स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल रहेगा। तो 137 के स्टॉप लॉस के साथ गेल को लॉन्ग करें। टारगेट्स रहेंगे 150 और 155 के। ओके, तो ये फिलहाल श्रीकांत की तरफ से ट्रेड आता हुआ गेल पर। मानस आपका चार्ट का चमत्कार? तो देखिए, चार्ट के चमत्कार के लिए ABFRL पे ध्यान दीजिए। ABFRL ने अभी कुछ दिन पहले 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच किया था, उसके बाद हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन आज हमें चार्ट्स पे एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 233 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 250 रुपीज तक के टारगेट्स पॉसिबल है। दोनों कैश लेवल्स मैंने बताए हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो 240 वाला कॉल ऑप्शन जो 8 रुपए 85 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 5 रुपए 90 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए और इस ऑप्शन में 15 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए AB फैशन पर एक व्यू आता हुआ। पंकज जी, मिड कैप फंडा?
देखिए, जो कंपनी मैं रेकमेंड करना चाहूंगा वो सेंचुरी प्लाई होगी। यहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस 750 रुपए का है। आई थिंक रियल एस्टेट सेक्टर काफी अच्छा अब तक कर रहा है। ओवरऑल अगर आप सेल्स देखेंगे काफी अच्छी है। हमें लगता है कि एंसिलरी जो कंपनीज हैं जो पूरे वैल्यू चेन में पार्टिसिपेट करती हैं, कहीं ना कहीं वहां पे भी एक बेनिफिट निकल के आना चाहिए। एंड उसमें सेंचुरी प्लाई करीब 26% मार्केट शेयर ऑर्गेनाइज शेयर का सेगमेंट का कैप्चर करती है। प्लस इसके जो रेवेन्यूज हैं 56% प्लाईवुड से आते हैं, प्लस 18% एमडीएफ और 18% लैमिनेट से आते हैं। ओवरऑल हमें लगता है कि 14-15% का ग्रोथ ये डिलीवर कर सकती है। मार्जिन थोड़े जो सॉफ्ट रहे हैं बिकॉज टिम्बर प्राइसेस ऊपर थे, आई थिंक वो सब नॉर्मलाइज हो जाने चाहिए अगले साल तक। एंड ये स्टॉक रिलेटिवली अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है, करीब 26-27 के वैल्यूएशन पे है। एंड डेट का कोई इशू नहीं है, तो दैट वे हमें लगता है कि इसकी जो अर्निंग ग्रोथ है करीब 19% की रहेगी। तो ये स्टॉक हमें ओवरऑल अच्छा लगता है। प्राइस परफॉर्मेंस कुछ खास देखा नहीं है स्टॉक ने, एंड विच इज आई फील कि ये स्टॉक आगे जाके अगले 6 महीने में अच्छा करना चाहिए विद टारगेट प्राइस ऑफ 7.5। 750 के टारगेट प्राइस के लिए सेंचुरी प्लाई। फटाफट से मैं रिकैप करती हूँ सारे ट्रेड्स। शुरुआत हमने सस्ता ऑप्शन के साथ की जो प्रशांत ने दिया, और ये ट्रेड आपकी स्क्रीन पर आ रहा है एबीबी इंडिया, जिसको हम कुछ देर पहले ही डिस्कस कर रहे थे। 4850 का कॉल लेंगे आप 160 के लेवल्स पर। 210 230 तक के लेवल्स आगे देखने को मिलेंगे। गेल पसंद है श्रीकांत को 150 और 155 के टारगेट के लिए 137 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। एबीएफआरएल आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल पर मानस बुलिश है 250 का टारगेट, 233 का स्टॉप लॉस। और अभी अभी बात हुई सेंचुरी प्लाई की 750 के टारगेट के लिए का मौका पंकज ने देखा है। चलिए बाजार का हाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इंडेक्स क्या कर रहा है? निफ्टी बैंक 46,992 तो 47,000 के आसपास ही इस समय का ट्रेड दिखाता हुआ, और 2823 के लेवल्स पर इस समय निफ्टी। मिड कैप इंडेक्स जो आज सुबह में एटलीस्ट कार्यक्रम की शुरुआत तक हम अंडर परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, उसने एक अच्छा खासा कैचअप दिखाया 180 पॉइंट ऊपर, और अब बज रहे हैं करीब 2:51। अनुज, अगले 9 मिनटों में क्या एक 3 PM मूव आएगा? थोड़ा रिस्की है हर्षिता, लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ ना, ये वो वाली मार्केट है जिसमें अगर आपको गलती भी करनी है तो लॉन्ग साइड पर गलती करिए। फिन निफ्टी का 21,050 का कॉल मैं देख रहा था, एक एक्चुअली एकदम से बात करती उसमें एक जंप आ गया फिन निफ्टी में। उसका 21,050 का कॉल 17 रुपये पे, मैं एक्चुअली जब देख रहा था तब 11 रुपये पे थी। यहाँ पे एक रिस्क लिया जा सकता है आपका, क्योंकि अगर ये चलेगी तो आपको 3 टाइम्स बना के दे देगी। अगर ये 21,050 की फिन निफ्टी 21,100 तक भी चली गई तो 16 का 50 आपका आराम से हो जाएगा। और 50 पॉइंट का मूव कुछ भी नहीं है फिन निफ्टी के लिए, मतलब 50 पॉइंट का मूव कितना हुआ? 0.2% हुआ, तो वो कभी भी आ सकता है बैंक निफ्टी में। अब 14-15 रुपये के बीच में है ये। मेरे ख्याल से यहाँ पर आप एक गलती कर सकते हैं। अभी आपको अगले कुछ दिनों तक ना एक चीज़ ध्यान रखिए, रहना आपको फाइनेंशियल्स में ही है। चाहे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ले ले, चाहे बैंक निफ्टी ले ले, दो में से जो आपको अच्छा लगे। एक और तरीका है कि कल वाली एक्सपायरी वाली बैंक निफ्टी की ऑप्शन ले लें आप। अगर आपको आज का वो रिस्क नहीं लेना है, 3 PM वाला रिस्क नहीं लेना है, तो कल वाला भी वो ऑप्शन लिया जा सकता है बैंक निफ्टी का। लेकिन गलती करें तो लॉन्ग साइड पर करें। ये मैक्सिमम क्या होगा, वर्स्ट के सिनेरियो में 0 हो जाएगी, लेकिन ठीक है। जैसे कल एक बड़ा पैसा बना था ना फिन निफ्टी में, मुझे लग रहा है आज भी शायद बन सकता है 3 PM मूव पर यहाँ पर फिन निफ्टी में, और क्लियरली एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई देगी। फाइनेंशियल्स की ही थीम उभर कर आ रही है मार्केट में, और उसी पर आपकी नजरें होनी चाहिए, वहीं पर सबसे ज़्यादा मोमेंटम। अच्छा, लास्ट 10 मिनटों में एक तो हमने एबीबी आइडेंटिफाई किया था जहां पर एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिला। कुछ और स्टॉक्स ऐसे ही आपके लिए ढूंढने की कोशिश करते हैं जहां पर इस घंटे फिर से मोमेंटम देखने को मिल रहा है। SBI लाइफ मेरे ख्याल में राजेश पालविया मेंशन कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा स्टिकी है, वो 0.1-0.2% के आसपास ही ट्रेड करता हुआ। वायदे बाजार के पर्सपेक्टिव से हर टिक के साथ अब MCX में भी कुछ तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रही हैं। ये स्टॉक श्रीकांत, अगर आपने देखा हो, बताइए क्या 3200 के आसपास फिर खरीदने का मौका है क्या? तो हर्षदा जी देखिए, वैसे MCX में हमारे कोटक का एक स्टेक है और इसी वजह से हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर राय नहीं दे सकते, लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल ये पर्टिकुलर स्पेस में काफी अच्छा मोमेंटम है, और इस पर्टिकुलर स्पेस से जो भी स्टॉक्स हैं मुझे लगता है उनमें खरीदारी करके चल सकते हैं। ओके, चलिए श्रीकांत जी नहीं इस पर कमेंट कर पाएंगे, तो गाबा सर आप बता दीजिए MCX में क्या करें अब? आई थिंक MCX मैंने एक चुना था यहाँ पर कि शायद आज एक मूव मिल सकता है। यस, आई थिंक इट्स गोइंग अप फ्रॉम हियर। स्टॉप लगाना चाहिए 3100 का, ट्रेड करा 3178। पॉसिबल है कि अगर 3300 की जोन देखने को मिल सकते हैं। ये 1 और 2 डेज का मूव है,
इनफैक्ट मैंने शॉर्टलिस्ट किया था, शायद इसमें अपू नजर आना चाहिए। इनिशियल अपू है यहाँ पर, इनिशियल बाय सिग्नल, यस MCX। इनिशियल बाय साइड का मूव आता हुआ MCX में, देखते हैं यहाँ से आगे इसकी पोजीशन और कितनी मजबूत हो पाती है। चलिए एक काम करते, 30 सेकंड का एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद मार्केट बिग वॉइस में हम एक और राय लेकर आएंगे। अल्फा एक्यूरेट एडवाइजर्स के MD राजेश कोठारी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। वेलकम बैक। चलिए अब बात करते हैं कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की, और आज हमारे साथ जुड़े हैं बिग मार्केट वॉइसेस में अल्फा एक्यूरेट एडवाइजर्स के MD राजेश कोठारी। राजेश कोठारी के PMS ने पिछले एक साल में 75% के रिटर्न्स दिए हैं यहाँ पर। उनसे जानते हैं कि यहाँ से अब क्या करना है। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। तो बताइए क्या वर्क किया आपके लिए इस मार्केट में, और क्या यहाँ से आपको लग रहा है कि पोर्टफोलियो चेंजेस की ज़रूरत है, या एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में आपको अभी भी कॉन्फिडेंस है कि इस मार्केट में भी आउट परफॉर्म करेगा? ऑडियो अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। सॉरी अनुज, हाय अनुज। सो बेसिकली दो पार्ट में आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या वर्क किया, और दूसरा क्या कर सकते हैं टू मेक श्योर कि आगे भी हम अच्छा रिटर्न्स डिलीवर कर पाए। तो एक चीज जो ऑलवेज आई कीप सेइंग कि वी बिलीव इन कॉजिलिटी। कॉजिलिटी का मतलब होता है क्वालिटी कॉन्शियसनेस प्लस एजिलिटी। क्वालिटी प्लस एजिलिटी, दैट्स बेसिकली इज अवर सक्सेस मंत्रा। यू नीड टू हैव ए स्ट्रॉन्ग चौकीदार, गार्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए to make sure कि only good companies with strong management, strong governance, strong financials, market leaders, they enter into our portfolio. And once they enter into portfolio, we monitor their business cycle, we monitor their valuations, and then we are agile enough to get out of it at the best of the peak time. That's of course ideally what we would like to do it. So ये causality is basically it's helped us not only this year but from last 14 years तो एक अच्छी wealth create होती है। अगर बहुत सारे इंटरेक्शन हमने किए हैं पिछले बहुत सालों में, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने कहा था कैपिटल गुड्स सेक्टर हमने 2 साल पहले से आइडेंटिफाई किया हुआ था, और आज भी वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन कैपिटल गुड्स एज ए थीम। तो एक कैपिटल गुड्स कैपेक्स थीम बहुत स्ट्रांग रहेगी। ऑटो एंसिलरी इज ए सेकंड थीम ऑन विच वी आर वेरी पॉजिटिव। बैंकिंग एंड फाइनेंस इज थर्ड थीम ऑन विच वी आर पॉजिटिव, एंड फोर्थ इज द कंज्यूमर, बट ऑन ए वेरी वेरी सिलेक्टिव बेसिस। These are the 4 sectors on which we are bullish from here on. We have been bullish on these 4 themes from last 3-4 quarters, and आगे भी हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन अगर रखते हैं तो एक अच्छा सा रिटर्न्स बन सकता है। राजेश जी, मैं ये इंजीनियरिंग कैपिटल गुड्स पर आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि आपने भी आई एम श्योर वो कल रिपोर्ट्स का उल्लेख सुना होगा जहाँ पर इंडस्ट्रियल्स लीड करेंगे इस चार्ज को यहाँ से अगली रैली में, ये प्री इलेक्शन मोड में। तो पहले तो किस तरह के स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में हैं, इसमें से कितने एक्चुअली वो प्योर प्ले दिग्गज काउंटर्स हैं, और कितनी अपॉर्चुनिटी फिर मिड स्मॉल कैप में भी इस सेक्टर में अभी भी मौजूद है? कैपिटल गुड्स एक ऐसी थीम है, बहुत ही बड़ी थीम है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सब सेगमेंट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पावर सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है। पावर सेक्टर रिलेटेड अगर आप कहें तो पावर से रिलेटेड फाइनेंस कंपनीज भी है। तीसरा सेक्टर जो बहुत बड़ा है वो कैपिटल गुड्स थीम है, जो कैपेक्स का पार्ट एक होता है, जो होता है कैपिटल गुड्स, बहुत बड़ी थीम है वो। और चौथा पार्ट होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है। तो वी आर प्राइमरीली वेरी बुलिश ऑन द कैपिटल गुड्स एज ए थीम। कैपिटल गुड्स कंपनीज जो होती है उसमें आपके रिसीवेबल के रिस्क नहीं होते हैं, कंपनीज के मोट बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ड्रिवन कंपनीज होती है, इसमें स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, स्ट्रॉन्ग इनोवेशन होता है। तो बहुत सारी हमारी अगर आप पोर्टफोलियो कंपनीज देखेंगे, अगर आप हमारे टॉप 20 पोर्टफोलियो होल्डिंग्स जो हमारे डिस्क्लोज होते हैं वेबसाइट पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी कंपनी हमारी कैपिटल गुड्स के अंदर, उसके अंदर भी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ड्रिवन है। सो दैट्स द कंपनीज व्हिच आर प्राइमरीली इनटू ट्रांसफॉर्मर्स, स्विच गेट्स, पावर cables and the related sectors, sub segments. They are the biggest beneficiary of data center जो बहुत 3-4-5 गुना ग्रोथ हो रहा है अगले 3-4-5 सालों में। रिन्यूएबल एनर्जी जहाँ पे बहुत बड़ा ग्रोथ होने वाला है। तो ये सब जो टेलविंड्स है उसके सबसे बिगेस्ट बेनिफिशियरी जो है वो इस तरह की कंपनी है जो उसको कैटर करने वाली, जो उनको प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देने वाली। और एक उसका ब्यूटीफुल दूसरा रीजन ये है कि एक बार अगर आपने प्रोडक्ट माल बेच दिया
तो वो वन टाइम रेवेन्यू नहीं है, उसके बाद रिपेयर्स, मेंटेनेंस और एन्युटी, वो आपका रेवेन्यू कंसिस्टेंट बढ़ते जाता है। तो आपको 2 रेवेन्यू स्ट्रीम मिल जाती है और उससे आपका बिजनेस काफी रिजिलेंट हो जाता है। सो दीज आर द काइंड ऑफ कंपनीज व्हाट वी ओन अक्रॉस अवर दोनों पोर्टफोलियो में। अगर आप देखेंगे तो ये प्रकार की कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में आपको दिखाई दी। कोई रिसेंट एडिशन किया हो आपने राजेश, जो आप बता सके हमारे व्यूअर्स को? कंपनी स्पेसिफिक अनुज अनफॉर्चुनेटली बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे डिस्क्लोजर्स होते हैं जो वेबसाइट पे हमारा पोर्टफोलियो डिस्क्लोज है। तो दीज आर द कंपनीज ऑन विच वी आर बेसिकली पॉजिटिव ऑन। आई वुड रादर नॉट कमेंट ऑन टू मच स्पेसिफिक ऑन एनी कंपनी, लेकिन ये जो थीम है उसमें बहुत ही सिलेक्टिव कंपनीज है, 3-4 कंपनी है जो इसमें सब सेगमेंट में अगर आप एक एक सेक्टर बाइफरकेट करेंगे तो 2-3-4-5 कंपनी आपको मिलेगी जहां पे आपको लगेगा कि ये कंपनी का सही में बहुत अच्छा मोट है, और कैपेक्स ग्रोथ थोड़ा वीक भी अगर होता है तो भी ये कंपनी को एडवर्स इंपैक्ट बहुत कम आ सकती है। आप कंज्यूमर की भी बात कर रहे थे और आपके पोर्टफोलियो में इनफैक्ट ट्रेंड जैसा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। इसके अलावा क्या ये जब आप कंज्यूमर पर नजर डाल रहे हैं तो क्या प्रीमियमाइजेशन पर ही प्ले है? क्योंकि कुछ देर पहले हम लिकर कंपनियों की बात कर रहे थे, वहां पर भी प्रीमियमाइजेशन का ही फायदा है। एक रिपोर्ट में आज पढ़ रही थी कि फुटवेयर सेगमेंट में ना बाटा चला ना रिलैक्सो, लेकिन मेट्रो ब्रांड्स चला क्योंकि वहां पर प्रीमियमाइजेशन का प्ले है। ये कितनी इंपॉर्टेंट थीम है प्रीमियमाइजेशन वाली कंजम्पशन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरीज के लिए? ऐसा होता है ना कि ये सब हाइंडसाइट में अच्छा होता है, रिपोर्ट लिखना सब होने के बाद बात करना बहुत अच्छा लगता है, ऐसा एक्चुअली होता नहीं। तो प्रीमियमाइजेशन भी हो सकता है, अफोर्डेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है, अवेलेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है, और जो भी कंज्यूमर कंपनी ये तीनों सब जगह से ग्रोथ करने के लिए स्ट्रेटेजी रखती है, दोज आर द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। अभी आपने एक नाम कहा ट्रेंड, अभी ट्रेंड का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? अफोर्डेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड एट द सेम टाइम हाई फैशन। तो वो प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड नहीं है। वो 2000 रुपये में जो एक 20 साल का नौजवान को अगर ऑफिस में जाना है, 22 साल का जवान है, तो उसको पूरा सूट बूटेड करके 2000-3000 रुपए में रेडी कर डाल, ये प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड नहीं है। सफारी इंडस्ट्री जो हमारा सेकंड लार्जेस्ट होल्डिंग है AAA बडिंग लिस्ट का, प्लीज पुट ए डिस्क्लेमर, ये प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड नहीं है। सैमसोनाइट की बैग और सफारी बैग में कितना बड़ा प्राइस डिफरेंस है, करेक्ट? तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि जस्ट प्रीमियमाइजेशन अच्छा है या जस्ट लो इकोनॉमी अच्छा है। अच्छा सब कुछ है, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। अभी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी क्या रहेगी टू गेन द मार्केट शेयर, टू ऑफर द राइट प्रोडक्ट्स एट द राइट प्राइस एंड मेक इट अवेलेबल टू द कंज्यूमर। वो सीक्रेट सोर्स है फॉर द कंज्यूमर कंपनीज। एंड अगर आप हमारा पोर्टफोलियो जो आपके पास है उसमें आप देखोगे तो बहुत सारी हमारी कंज्यूमर कंपनीज दे आर विनर्स, डिस्पाइट कंज्यूमर सेक्टर ने इतना अच्छा नहीं किया, क्योंकि वो कंपनीज ने बहुत ही बेवकूफी से अपना एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी रखा और बहुत ही अच्छा उनका स्ट्रेटेजी रहा टू कैटर टू अक्रॉस द वेरियस स्ट्रेटास ऑफ द डेमोग्राफिक्स। केमिकल्स में कोई स्टॉक लिया क्या आपने, कोई जो आपको पसंद आया हो? ये हमारी कांस्टेंट एक्टिविटी होती है अनुज भाई। एज यू आर अवेयर, वी आर वेरी एजाइल, वी आर वेरी डायनामिक, वेरी एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सो वी कीप डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स एंड इट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन आवर पोर्टफोलियो। तो लेकिन ये 3-4 सेक्टर के अंदर ही हमारा काफी अच्छा फोकस रहा है और आगे भी हमें लग रहा है कि ये 2-3 सेक्टर में फोकस करना चाहिए। अच्छा, आपका कुछ एक्सपोजर है आईटी में और लार्जली वो मिड कैप आईटी स्टॉक्स को, फोर्ज, बिरला, सॉफ्ट जैसे स्टॉक्स में है। क्या यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी इन द नियर टर्म आईटी में और एक्सपोजर बढ़ाने की, या फिर इट्स अ नो गो? आप ज्यादा बैंकिंग और कंजम्पशन थीम, इंजीनियरिंग पर ही इस समय तवज्जो देंगे? 3 सेक्टर्स ऑन विच वी आर अंडरवेट आर आईटी, उसमें हम अंडरवेट है। स्पेशलिटी केमिकल ऑलमोस्ट 0 है, और कंज्यूमर जो एफएमसीजी रिलेटेड जो है उसमें काफी हम अंडरवेट है। ये 3 सेक्टर में हम काफी अंडरवेट है। आईटी में हम अंडरवेट है, लेकिन उसमें स्टॉक स्पेसिफिक काफी हम काम करते हैं। वो बॉटम अप अप्रोच है, क्योंकि यूएस की इकोनॉमी अभी भी इतनी अच्छी स्ट्रांग नहीं दिख रही है। एंड इसके लिए अगर आप जो आपने नाम कहा वो पूरा मिड कैप आईटी सेक्टर नेम है, एंड वो लोगों ने काफी अच्छा डिलीवरी भी किया है पिछले 6-12 महीने में। डिस्पाइट ग्लोबल हेडविंड्स इतनी होने के बावजूद वो कंपनी से बहुत ही अच्छा डिलीवर किया हुआ है। तो ये 3 सेक्टर्स अंडरवेट है, और बाकी के जो सेक्टर्स हमने कहा, चर्चा की हमने, वो सेक्टर्स पे हमारा ध्यान ज्यादा तेजी में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी फिर हमसे बात करने के लिए और इन सब सेक्टर्स और स्टॉक्स पर बात करने के लिए।
तो ये इस समय व्यू 20,850 पर है निफ्टी अब, और 150 पॉइंट दूर रह गए अब हम 21,000 से। कल आ जाना चाहिए हर्षिता मेरे हिसाब से, जिस तरीके का मार्केट में मोमेंटम है ना, कल आ जाना चाहिए। अच्छा, वो 21,050 वाला बैंक फिर निफ्टी चला नहीं जाता, 21,060 तक ही गया। कोई बात नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, और ये सब चलता रहता है मार्केट में। लेकिन मोमेंटम अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस समय। आप स्टॉक्स या इंडिसेस अगर देखेंगे, अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। और ACC अंबुजा अब 8%। आज चारों के चारों टॉप F&O गेनर सारे अदानी ग्रुप स्टॉक्स हैं। अदानी एंटरप्राइजेस 16, अदानी पोर्ट्स 15, ACC 8 और अंबुजा सीमेंट 7.5% ऊपर। शानदार। बहुत ही बड़ा मूव देखने को मिल रहा है। अच्छा अनुज, एक स्टॉक जिस पर जो मैंने मेंशन करने के लिए लिखा था लेकिन बात नहीं हो पाई, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर एक बार नजर डाल लेते, क्योंकि वहां पर भी बहुत अच्छा ट्रेंड देखने को मिला है। 5-5.25% तक की तेजी देखने को मिली है, और सुबह में शांत था, उसके बाद एक मोमेंटम आया है। तो इस पर आई डोंट नो, पंकज हैं हमारे साथ? अच्छा, तो एक टेक्निकल व्यू ले लेते हैं। अमित जी, आपकी राय क्या रहेगी? जियो फाइनेंशियल ट्रैक करते हैं क्या? आप शायद म्यूट पर है अमित। आई एम सो सॉरी, डेटा कम है, लेकिन जिस हिसाब से चार्ट पैटर्न्स बने हुए हैं, इसका ब्रेकआउट लगभग मैम हमने 234 के लेवल पे देखा था। काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो मुझे लगता है कि विद स्टॉप लॉस ऑफ 234 ये स्टॉक 260 265 टेस्ट कर सकता है। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बनाए पोजिशनल 234 का, एंड जो पैटर्न टारगेट्स है वो लगभग 260 से 265 के आते हैं इसमें। ओके, अच्छा, एक बार आप जरा लेकर आइए आप 2 स्टॉक्स। एक तो साइंट लेकर आइए। साइंट में आज थोड़ी करेक्शन है, करीब 6-6.5% की। अगेन ये जो IT स्टॉक्स हैं जिन बहुत चले थे उनमें करेक्शन है। और दूसरा होनासा एक बार वापस लेकर आइए। आज होनासा में सुबह सुबह ब्लॉक डील हुई, स्टॉक खुला ऊपर, लेकिन अब फिर करेक्ट हुआ। और वो जेफरीज़ की जो बड़ी बाय आई थी और उसके बाद जो स्टॉक 486 तक गया था अजदा, अब वापस 360 पर आ गया। ये बहुत वॉलेटाइल है, ये इससे थोड़ा दूर ही रहें तो बेटर रहेगा। फिर से देखिए इस समय ये, हालांकि इसका जो लो था वो 256 था, 256 से ये 480 तक गया, और अब वापस 356 360 पर इस समय होनासा। आप गाबा सर सुबह बात कर रहे थे हम इसकी, क्या करें अब यहाँ पर? होनासा की, यस, सुबह हम बात कर रहे थे। तो जैसे हमने कहा कि डिप है, और पॉसिबली है कि 340 और 310 ये एक जोन है, शायद वहां पर एक सपोर्ट ले लेवे। लेकिन डिप पॉसिबल है, मोर ऑफ सेलिंग देन एनीथिंग एल्स। प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि अपनू जो मिला था 475 के आसपास, वहां पर एक एग्जॉशन मूव नजर आया था, एग्जॉशन बार। ओके, तो थोड़ा सा एग्जॉस्ट होता हुआ कल देखेंगे। यहाँ पर खरीदारों के नाम कौन से हैं? कंसिडरिंग फायरसाइड वेंचर्स ने अपनी लगभग 2% हिस्सेदारी और ऑफलोड की है। अब उनकी हिस्सेदारी लगभग 3-3.5% के आसपास रह गई होगी इस पर्टिकुलर कंपनी में। चलिए, BTST STBT मौके कहाँ हैं, इसका जायजा अब लेना शुरू करते हैं। मानस बताइए, तेजी या मंदी? देखिए, तेजी करेंगे। और SDFC AMC इस स्टॉक पे ध्यान दीजिए, क्योंकि स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है आज। तो इसके फ्यूचर में आप खरीदारी कर सकते हैं, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। स्टॉप लॉसेस आपके 2990 के नीचे रहेंगे, और 3110 तक के टारगेट्स पॉसिबल है SDFC AMC के फ्यूचर में। HDFC AMC ये आपको लेना है, ये आपके लिए अभी की BTST कॉल। गाबा सर, आप क्या पिक करेंगे? मैं लूंगा JK सीमेंट, अच्छा लग रहा है मुझे। आई थिंक 377 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप होगा करीब 3750 का, और ऑन द अपसाइड करीब 3900 ये टारगेट है, वहां तक जाना चाहिए। JK सीमेंट। श्रीकांत, आपका ट्रेड? तो देखिए यहाँ पे मुझे कैश का काउंटर काफी अच्छा लग रहा है बेस्ड ऑन टेक्निकल्स। रैलीज इंडिया यहाँ पे अच्छा खासा एक कप विथ हैंडल जैसा फॉर्मेशन बना है, काफी बड़ा फॉर्मेशन है। तो बेस्ड ऑन दैट लगता है कि यहाँ से कम 15-20% चल सकता है, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि स्टॉक 265 के लेवल्स रजिस्टर कर सकता है। तो करंट लेवल से रैलीज इंडिया को लॉन्ग करें 254 253 में, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे एट 249 के करीब का। ओके, चलिए, तो ये हो गई एक कैश मार्केट कॉल रैलीज इंडिया। अमित सेठ, आप क्या पिक करेंगे, BTST STBT? अनुज जी, BTST मैं रिलायंस लेके जाना चाहूंगा। 2437 का इसका प्राइस है। 2400 की कॉल में आज अनवाइंडिंग हम यहाँ पे देख रहे हैं। काफी एक नैरो रेंज पिन बार टाइप इनसाइड बार कैंडल बन रही है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न है। मुझे लगता है कि कल यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम हम देखेंगे। टारगेट्स लगभग 2500 के रहेंगे, और स्टॉप लॉस रहेगा 2410 का। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है कि ये स्टॉक हमने टाइम टू टाइम अपने क्लाइंट्स को रेगुलरली रिकमेंड किया हुआ है। प्रशांत, अब आपका ट्रेड बचा है।
जी हर्षा जी, मैं ABFRL रिकमेंड करना चाहूंगा। करीबन ऑलमोस्ट 240 चल रहा है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 230 टू 30। मैं इसमें 260 265 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 260 265 और ABFRL मेरे ख्याल में मानस ने भी एक ट्रेड दिया था कुछ ही देर पहले। अच्छा, तो ये स्टॉक्स हुए और सभी काउंटर्स दरअसल तेजी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं, हमारे जानकारों ने आइडेंटिफाई किया है। एक और काउंटर, क्योंकि हम सीमेंट कंपनियों की बात कर रहे थे, ग्रासिम फटाफट से स्क्रीन पर लेकर आते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी एक्टिविटी अब जोर पकड़ती हुई, अमित देखिएगा और बताइए ये क्या कल के सत्र में अपनी तेजी को और बढ़ा सकता है या नहीं? बस एक हल्का अपटिक आया है अब जाते जाते। डेफिनेटली स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। कल के सत्र में भी हम तेजी देख सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पिनबा फॉर्मेशन टाइप कैंडल है। स्टॉक ऑलमोस्ट अपने रिसेंट भी देखा जाए चार्ट्स में तो ऑलमोस्ट नियर टर्म हाई पे है। तो एक छोटा सा थोड़ा सा वॉलेटाइल रहता है इसकी रेंज। तो 2040 का स्टॉप लॉस रखेंगे। करंट प्राइस 2070 का है और मुझे लगता है 2120 से 2130 तक के टारगेट्स ग्रासिम में नियर टर्म में 1 से 2 दिनों में बनते हैं। 2120 से 2120 तक के टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे, से 2130 तक के लेवल्स यहाँ पर क्लियरली बन रहे हैं। अच्छा, और कोई ट्रेड जहाँ पर मोमेंटम देखने को मिला है? मेरे ख्याल में मानस आपने पावर ग्रिड का जिक्र किया था। NTPC भी क्या उसी तर्ज पर चलेगा? आज NTPC में भी करीब 3.5% तक के गेन्स बनते दिखाई दिए हैं। बिल्कुल, देखिए NTPC तो पहले से ही स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में है। 230 रुपए से हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। चार्ट को देख के लग रहा है कि शायद 300 से लेकर 302 रुपए तक के भाव आपको NTPC में जल्द देखने को मिलेंगे। तो 15 रुपए के अपमूव के लिए करंट लेवल्स पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 279 के नीचे रहेंगे। ओके, NTPC पर आप बाय कर सकते हैं इस समय 600 पॉइंट करीब बैंक निफ्टी ऊपर। थोड़ा सा मुझे लग रहा है फिन निफ्टी की एक्सपायरी ने रोक लिया इस बार आज मार्केट को, वरना वो आखिरी का जो मोमेंटम था वो भी आ जाता। खैर ज़्यादा उसमें टाइम लगना नहीं चाहिए, कल आ जाना चाहिए। कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं थोड़े से जो काफ़ी एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं, उनमें आज थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग विजिबल है। जैसे मैंने जिक्र किया था साइंट का, उसके अलावा आइनॉक्स विंड देख लीजिए। आइनॉक्स विंड में भी आज एक थोड़ा सा ब्रेक लगा है। काफ़ी टाइम से क्या मोमेंटम रहा है इसमें, इस साल 3 गुना हुआ है ये स्टॉक, और आज थोड़ी सी यहाँ पर आपको प्रॉफिट दिखाई देगी। आइनॉक्स विंड एनर्जी, आइनॉक्स विंड नहीं, इसमें 2 स्टॉक्स हैं, एक आइनॉक्स विंड, एक आइनॉक्स विंड एनर्जी। तो इसमें जो दूसरा वाला आइनॉक्स विंड एनर्जी, उसमें थोड़ी सी ज़्यादा करेक्शन है, लेकिन वो चला भी ज़्यादा था एक्चुअली। तो इसके लिए वहाँ पर आपको थोड़ी सी, हाँ ये वाला स्टॉक जो है ये 5% सर्किट पर आपको दिखाई देगा इस समय। दूसरी तरफ आप लेकर आइए अब एक बार ज़रा 2 स्टॉक्स जो मुझे लग रहा है, आई थिंक हमने कल भी इनकी बात की थी, अदानी ग्रीन और अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस जो पहले अदानी ट्रांसमिशन के नाम से जाना जाता था, दोनों में सर्किट, इनफैक्ट पूरा का पूरा एक बार अदानी पैक दिखा दीजिए। कैश वाले स्टॉक्स हर्षता अब सबके सब सर्किट की तरफ बढ़ रहे हैं। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस में सर्किट लग गया ऑलरेडी, अदानी ग्रीन में सर्किट लग गया है 20% का, ये रहे कैश मार्केट वाले स्टॉक्स। विलमार में 10% का सर्किट लग चुका है। ACC और अंबुजा खैर F&O के स्टॉक्स हैं। NDTV में ऑलमोस्ट 20% का सर्किट लग चुका है। करीब 19% का मूव इस समय आपको इसमें दिखाई देगा। और उसके अलावा अदानी, अच्छा इसमें एक अदानी ग्रीन ऐड करिए, अदानी ग्रीन एडेड नहीं है इसमें हमारे उसमें, अदानी ग्रीन ऐड करिएगा क्योंकि वो भी काफ़ी ऊपर। टोटल गैस भी करीब 20% ऊपर आज की स्टोरी रही अदानी ग्रुप स्टॉक्स, शानदार मोमेंटम के साथ। और ये देखिए, ये कल चलने चाहिए थे, कल नहीं चले, आज चले मार्केट। मतलब कल भी थोड़ा बहुत ही चले, लेकिन कल मार्केट का पूरा फोकस था सिर्फ बैंक निफ्टी पर और बैंकों पर। इसके लिए इस पर मार्केट ने शायद एक ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये भी एक नो ब्रेनर ट्रेड थी मार्केट में। और यहाँ पर अब सब के सब स्टॉक्स में अच्छा खासा 20% का सर्किट लगता हुआ, शानदार मोमेंटम। बहुत ही बढ़िया मूव। अच्छा, कुछ देर पहले जो हमने स्पॉट किया था ABB इंडिया 48.55 पर पहुंच गया, 4.25% के गेन। श्रीकांत, आप ही से पहला कॉल लिया था और उसके बाद फिर शायद प्रशांत ने भी इसको मेंशन किया। कैरी करना है कल के लिए? बिल्कुल कैरी करना है, क्योंकि फॉर्मेशन काफी सॉलिड फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि इतने बड़े वॉल्यूम्स के साथ इतना बड़ा स्विंग ब्रेकआउट काफी रेयर फॉर्मेशन होता है। और अगर बेस्ड ऑन एक्सटेंशंस देखें तो फिर नेक्स्ट टारगेट एक साइकोलॉजिकल लेवल 5000 का तो दिखाई देता ही है। तो बिल्कुल इसे कैरी करें। कैरी करने वाला है काउंटर, बहुत तगड़ा मोमेंटम इनफैक्ट लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में इसमें बना है। तो 20,855 के लेवल्स पर आपको निफ्टी दिखाई देगा। 47,230 को छूने के बाद 47,000 के आसपास की क्लोजिंग की तैयारी।
निफ्टी बैंक करता हुआ दिख रहा है और मिड कैप्स में भी आप देखिए करीब 200 पॉइंट का इजाफा आ चुका है, लेकिन क्लियरली आज निफ्टी बैंक ने फिर आउट परफॉर्म किया। अनुज, लास्ट 15 मिनट कोई ट्रेड बैठ रहा है इंडेक्स के लिए? कैरी करें क्या? कल के लिए बैंक निफ्टी कैरी करना है, लॉन्ग पोजीशन लेके जाइए, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर आपको। और एक और चीज़, कल आपको और 200-300 पॉइंट का गैप अप मिलना चाहिए बैंक निफ्टी में, हो सकता है ज़्यादा भी दिख जाए, और जो मैंने एक 47,500 to 48,000 के एक फाइनल टारगेट्स बचे हैं बैंक निफ्टी में इस एक्सपायरी के इस वीकली साइकिल में, वो मुझे लग रहा है आपको कल ही अचीव हो जाना चाहिए। 47,500 तो मेरे ख्याल से शॉर्ट करने की गलती बिल्कुल मत करें इस मार्केट में। और कोई रीज़न नहीं दिख रहा मुझे कि कल आपको किसी भी तरीके का गैप डाउन दिख रहा हो, अनलेस आज रात को यूएस मार्केट में कोलैप्स आ जाए, जो कि लग नहीं रहा देखकर, और अगर वो ऐसा हो भी गया तो भी डिप पे बाइंग आ जाएगी। तो इसके लिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, जब आप अप ट्रेंड में हैं तो हमेशा कैरी करके जाएं अप ट्रेंड में। अगर एक डिफाइंड अप ट्रेंड में, ये डिफाइंड अप ट्रेंड है, इससे बेटर अप ट्रेंड आपको मिलेगा नहीं, शॉर्ट बिल्कुल मत करें। अच्छा, एक और चीज़, अभी फोकस करें लार्ज कैप्स पर। मिड कैप्स में आपने बना लिया, बहुत पैसा बना लिया, उसको थोड़ा घर ले जाएं भले ही, और अब लार्ज कैप्स में अगले 2-3 हफ्ते ना लार्ज कैप्स को बिलोंग करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखें। और 21,000 पर मुझे लग रहा है निफ्टी में शायद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ जाए, ये भी पॉसिबल है, लेकिन मूव तो शानदार है, और मैं कहूँगा कि बैंक निफ्टी को हरिश्ता 100% कैरी किया जाए। बैंक निफ्टी पर ही वो थंपिंग तेजी की पूरी तैयारी, और इसी सेगमेंट पर आपकी नज़रें होनी चाहिए, और अगर ट्रेड कैरी करना है तो निफ्टी बैंक वाला ही ट्रेड कैरी करना है। अच्छा, HDFC बैंक 1623 पर जाकर टिक रहा है, ICICI बैंक 1017 के लेवल्स पर और 611 के लेवल्स पर SBI। एक बार एक्सिस और साथ ही साथ इंडसइंड के साथ आपको कोटक भी दिखा देते हैं। एक्सिस 1134 और कोटक 1834 के लेवल्स पर। सबसे मजबूत कड़ी प्रशांत आपके लिए क्या रहेगी अदर देन ICICI और HDFC? उसमें तो लोग आंख बंद करके तेजी कर रहे हैं, बाकी बचे हुए निजी बैंकों में, दिग्गजों में आप क्या पिक करेंगे? जी हर्षा जी, मुझे लग रहा है कि अगर मैं निजी बैंक नहीं, बट मैं अगर ओवरऑल PSU सेक्टर भी इसमें ऐड करूं, तो मुझे काफी दिनों बाद SBI बेस्ड ऑन क्लोजिंग ऑलमोस्ट मान के चलेंगे स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि 600 के ऊपर ये डेफिनेटिव क्लोज कर रहा है, और इनफैक्ट 605 के ऊपर। तो मुझे लग रहा है अभी ये स्टॉक कंफर्टेबली 625-30 यानी यहाँ से 4 से 5% की मुंह दे सकता है। तो PSU बैंकिंग में मुझे लग रहा है SBI इनको कैरी कर सकते हैं। ओके, अच्छा, सुमित ने एक शानदार रिसर्च भेजी है हर्षदा कि निफ्टी में फास्टेस्ट 1000 पॉइंट्स की रैली जो अब तक हुई हैं उनमें तो सबसे फास्ट हुई थी 14,000 से 15,000 की रैली, 1 फेब से 5 फेब, 5 ही दिन लगे थे। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिए, 14,000 से 15,000 बड़ी रैली है कंपेयर टू 20,000 से 21,000, क्योंकि परसेंटेज वाइज 14,000 से 15,000 में बड़ा परसेंटेज मूव आया था। तो वो मेरे ख्याल से इमीडिएटली पोस्ट कोविड का शायद मामला था, तो वहाँ पर 5 ही सेशन लगे थे 14,000 से 15,000 में। ये अगर कल हो गया तो 6 दिन लगेंगे फिर, और उसके बाद जो फास्टेस्ट था वो जुलाई 2022 में 16,000 से 17,000 का एक मूव आया था जो वो था। तो ये कुछ फास्टेस्ट मूव्स इस समय आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए एक काम करते हैं, एक बार निफ्टी का आप 2 हफ्ते का चार्ट लेकर आइए। निफ्टी का 2 हफ्ते का चार्ट आपको बता देगा किस तरीके का पैसा बना है इस, ये देखिए, ये 14 दिन का चार्ट है। अच्छा, इसमें अगर आप ऊपर निफ्टी हटा देंगे ना हर्षदा, तो कोई कह नहीं पाएगा कि ये इंडेक्स का चार्ट है, ऐसा लगेगा कोई स्टॉक का चार्ट है। ये इस तरीके से इंडेक्स ने मूव किया है आपको, और क्या पैसा बना के दिया है इसने, एकदम मतलब शानदार तेजी वाला मार्केट इस समय। जी हाँ, जोरदार गेंस और बहुत ही बढ़िया खरीदारी का आलम बनता हुआ दिखाई दिया है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये सिर्फ एक ही सेक्टर से जुड़ी हुई तेजी नहीं है, चौतरफा तेजी है। मिड कैप्स ने भी खूब परफॉर्मेंस किया है, स्मॉल कैप्स का भी योगदान रहा है, और बैंकों के साथ साथ दूसरे पॉकेट्स में भी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। मैं देख रही थी आज टेक्नोलॉजी और थोड़े बहुत फार्मा कंपनियों को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर्स में अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी है। निफ्टी IT आपके सामने 0.5% नीचे है, और यहाँ पर LTI, HCL, टेक जैसे काउंटर्स थोड़े से नरम पड़ते हुए, विप्रो में कुछ नरमी, इन्फोसिस में कुछ नरमी देखने को मिली है। FMCG भी थोड़े से बैकफुट पर, आज HUL में कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, ITC में भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो ये एक पॉकेट था जो थोड़ा बहुत नरम पड़ता हुआ दिखाई दिया। और कल अच्छी भयंकर तेजी के बाद आयशा में एक ब्रेक लगा है। मैं ये नहीं कहूँगी करेक्शन आया है, आयशा की तेजी पर एक ब्रेक लगा है। और उसके सामने फिर मारुति, M&M और साथ ही साथ आपका टाटा मोटर्स कुछ तेजी में आज बैठता हुआ दिखाई दिया। जाते जाते एक बार टाइटन का शेयर देख लेते हैं।
सोने में जिस तरह की चमक बनी, और कल तो हमने इंट्राडे में $2100 तक का लेवल कॉमेक्स पर देखा था। इस पर श्रीकांत आपकी व्यू क्या है? टाइटन खरीद रहे हैं क्या आजकल, या सोना ज्यादा बेहतर ट्रेड होगा? अगर मार्केट का मोमेंटम देखे तो मुझे लगता है कि यहाँ से इन लेवल्स पे अगर कुछ लेना है तो बिल्कुल करंट लेवल से गोल्ड लिया जा सकता है। उसका रीजन ये है कि ये काफी बड़े एक ब्रेकआउट की काफी नजदीक जा रहा है, और यहाँ पे हमें लगता है कि एक टेक्निकल ब्रेकआउट बन सकता है। तो टाइटन में नो डाउट हमने अच्छा खासा मोमेंटम देखा है, लेकिन अगर एक शॉर्ट टर्म व्यू से अगर मुझे इस पर्टिकुलर मार्केट में अगर कोई ट्रेड लेना है तो गोल्ड इज बेटर देन टाइटन एट दिस लेवल। गोल्ड इज बेटर देन टाइटन एट दिस लेवल, और टाइटन में भी चमक अच्छी खासी है, 1.5% तक का इजाफा। अच्छा, देख लेते हैं, कल तो हम देख रहे थे मन्नपुरम और मुथूट में कुछ एक्शन था। मन्नपुरम आज थोड़ा सा नेगेटिव टेरिटरी में, मुथूट में ज़्यादा कुछ फॉलो थ्रू नहीं नज़र आया है। तो इन काउंटर्स में ऊपरी लेवल्स पर थोड़ी सी पोजीशंस अटकती हुई दिखाई दी हैं। HPBP IOC आज दूसरा दिन था तेज़ी का, कल और आज के बीच देखें। कल भी गावा साहब BPHP IOC में कल के लिए कुछ अच्छा दिख रहा है, कुछ कैरी करने वाला? वेल, देख लेते हैं यहाँ पर। आई थिंक यस, HPCL मुझे लगता है ठीक है, अप मूव ऑन है। 380 का कोई स्टॉप लगा चले तो पॉसिबल है कि 400 की तरफ जाता, थोड़ा स्ट्रेच है, बस इतना ही है, क्योंकि अपर रीजन में थोड़ा सेलिंग है, बट इट्स इन बाय मोड HPCL। ओके, बाय मोड पर HPCL ट्रेड करता हुआ। इनफैक्ट मैं गिनने की कोशिश कर रही थी कि कितने स्टॉक्स 52 हफ्तों के हाईस को छूते हुए आज निफ्टी में दिखाई देंगे, और लिस्ट अच्छी खासी लंबी है। कई ऐसे काउंटर्स हैं जिन्होंने आज 52 वीक हाई को छुआ है और उसके ऊपर ट्रेड करते हुए। अच्छा, बाय द वे, अदानी एंटरप्राइजेस अब नियरली 18% की गेंस पर जाकर टिकता हुआ दिखाई देगा। 17.5% की तेज़ी यहाँ पर, और पोर्ट भी 15.5% के गेंस पर ये ट्रेड करता हुआ। तो आज इन स्टॉक्स के लिए दिवाली माहौल ही सब कुछ दिख गई है। देखिए अच्छा, इसमें क्या है ना, इसमें मार्केट एक क्या व्यू लेके चल रहा है। अब हम इसको नॉट नेसेसरीली लिंक कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है मार्केट में एक फेज़ आया जिसमें अदानी ग्रुप स्टॉक्स में बड़ा करेक्शन आया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ तो आप मानेंगे कि अदानी ग्रुप स्टॉक्स में एक बड़ी रैली हुई थी 2014 के इलेक्शन के आउटकम के बाद, और वो इवन 2019 के बाद भी, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर एक अब मैं इसको ये नहीं कह रहा कि क्लीन चिट मिली है, लेकिन एक तरीके से अगर एक कुछ निकल कर आया रिपोर्ट में कि शायद इतना नेगेटिव नहीं था, और अगर सेबी की रिपोर्ट में भी वो अगर एक क्लैरिटी मिल जाएगी, शायद मार्केट उस चीज़ का एक अंदाज़ा लेके चल रहा है यहाँ पर, और इसके लिए मार्केट यहाँ पर एक तेज़ी कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अभी जो कैश वाले स्टॉक्स हैं, अदानी ग्रीन का मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुझे याद नहीं है, अदानी ग्रीन का 4000 का हाई था। अब आप डिबेट कर सकते हैं कि वो 4000 के हाई की कोई वैल्यू थी या नहीं थी, ये आप डिबेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन था तो सही रेट स्क्रीन पर। इवन अदानी ट्रांसमिशन, जिसका नाम अब चेंज होकर अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस हो गया, इसका भी हाई मेरे ख्याल यहाँ से डबल से ज़्यादा था। एक पोर्ट है, सिर्फ पोर्ट गिरा ही नहीं था ज़्यादा, क्योंकि पोर्ट फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस माना जाता है, तो इसके लिए अदानी पोर्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा गिरा भी नहीं था रिलेटिवली, और इसने एक ऑलरेडी ऑल टाइम हाई अचीव किया अपना। लेकिन अभी मार्केट शायद एक अंदाज़ा लगा के चल रहा है कि यहाँ से अब एक क्लीन फील्ड अवेलेबल होगी वापस अदानी ग्रुप स्टॉक्स के लिए एक रैली आने के लिए यहाँ पर। ओके, तो ये लेकिन आज के बड़े आउट परफॉर्मर्स रहे हैं, और इस ट्रेंड में आज अच्छी खासी मजबूती बनती हुई ज़रूर दिखाई दी है। अच्छा, बैंक का अपडेट वैसे आज कुछ है नहीं, तो कल जो जुड़े थे आईबोल, इंडिया सीमेंट, जी एंटरटेनमेंट, इनके साथ ऑफ कोर्स डेल्टा कॉप पहले से है, ओजस के तहत आज कुछ नया स्टॉक का दरअसल बैंक का हिस्सा नहीं बन रहा है। प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि मेटल इंडेक्स पर भी एक बार नज़र डाल लीजिएगा, वो करीब 3% ऊपर है। सुबह में इनफैक्ट सेल वेल रेडार पर आया था। टाटा स्टील हल्की सी बढ़त पर, हिंडाल्को में आप देखेंगे 0.25% तक के गेंस देखने को मिला है। तो किन स्टॉक्स की बदौलत ये तेज़ी हुई है, एक बार नैल्को पर नज़र डाल लेते हैं। वहाँ पर क्या हुआ, वो नेगेटिव टेरिटरी में। ऐसे मुझे कुछ रनअवे मूवर्स दिखाई नहीं दे रहे, बारिंग आपका सेल। तो यहाँ मेटल इंडेक्स में इतना एक्शन क्यों, आई रियली डोंट नो। लेकिन सेल पर कोई ट्रेड मानस है? इसमें 2-3 अदानी ग्रुप के स्टॉक्स भी हैं। इसके लिए मेटल्स इंडेक्स इतना, क्योंकि क्लियरली मेटल स्टॉक्स ऐसे कुछ चमके नहीं थे, लेकिन वो तेजी आई है तो कर्टसी ऑफ कोर्स अदानी ग्रुप शेयर। लेकिन सेल जो पॉजिटिव दिख रहा है, मानस कोई ट्रेड कल के लिए? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। स्टॉक ने एक बहुत अहम रेजिस्टेंस था 92 रुपीज के आसपास, उसको ऑलरेडी ब्रीच कर दिया था। अब जो नेट टारगेट है
वो 100 रुपए के आसपास आते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। 93 रुपीज 30 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 100 से 102 तक के टारगेट सेट कर सकते हैं आप पोजिशनल बेसिस पे। बिल्कुल सेल में यहाँ पर थोड़ा सा आप बाय कर सकते हैं। अच्छा, एक बार निफ्टी को रिविजिट करते हैं, क्योंकि हजता बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। निफ्टी अब हाईएस्ट पॉइंट पर एंड कर रहा है। बैंक निफ्टी एक्चुअली हाईएस्ट पॉइंट पर नहीं बंद हो रहा है, क्योंकि वो फिन निफ्टी की एक्सपायरी बीच में आड़े आ गई, लेकिन निफ्टी हाईएस्ट पॉइंट पर एंड कर रहा है। और अब मिड कैप इंडेक्स भी हाईएस्ट पॉइंट पर एंड कर रहा है। पूरे दिन मिड कैप में अंडर परफॉर्मेंस थी, लेकिन अब मिड कैप इंडेक्स में भी टुवर्ड्स द एंड फिर एक बाइंग आई है। और ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एक और रीज़न है तेज़ी का। अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ आपको। निफ्टी की परसों की 21,000 की कॉल लेकर आई है। ये मेरे ख्याल से 35 रुपये के आसपास है, और ये परसों की एक्सपायरी है, तो आपके पास एक दिन और होगा यहाँ पर। ये एक अप्रोच होती है मोमेंटम मार्केट को प्ले करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अब फिन निफ्टी की एक्सपायरी निकल गई। अब 21,000 की कॉल आपकी 150 पॉइंट ही दूर है, कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ पर। अगर ये निकलना होगा तो मेरे ख्याल से कल गैप अप पर ही निकल जाएगा। अगर नहीं निकला मान लीजिए 21,000, तो आपने अगर 35 रुपये का प्रीमियम ये दिया, कल भी आपके पास एक टाइम वैल्यू काफ़ी रहेगी। कल भी कोई इसको राइट करने की इतनी जल्दी करेगा नहीं 35-36 रुपये पे। तो मेरे ख्याल से ख़राब के सिनेरियो में भी आपका 10 से 12 पॉइंट का ही एक लॉस होगा। लेकिन अगर ये चला कल तो ये डबल हो सकता है। तो ये एक अप्रोच होती है मार्केट में। अगर आप इस समय आपने पुरानी तेज़ी मिस कर दी, मान लो लास्ट 2 दिन की तेज़ी मिस कर दी, तो एक, जैसा मैं कह रहा हूँ, थर्ड डे पे भी नॉर्मली एक गैप अप होता है। 2 दिन की तेज़ी हो गई, तीसरा दिन भी एक गैप अप होता है, उसके बाद मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करता है। ये एक अप्रोच हो सकती है अगर आपने अब तक रैली मिस करी है तो 21,000 की कॉल जो थर्सडे वाली एक्सपायरी है उसकी आप लेकर जा सकते हैं। अच्छा, बाय द वे, ये वॉल की क्लोजिंग की तरफ जाए। यूएस में प्री मार्केट में ऐसी कोई गिरावट नहीं है। नैस्डैक कल भी वीक था, आज भी इशारा कर रहा है करीब 65 पॉइंट नीचे आएगा। डाउ ठीक है, 34 अंकों की गिरावट। और जैसे अनुज कह रहे थे कि यूरोपीय मार्केट्स में ट्रेंड ओके है, ऐसी कुछ घबराने वाली सिचुएशन वहां पर उभर कर नहीं आ रही है। तो हम थोड़े बहुत नियंत्रण में ही ग्लोबल क्यूज को देख रहे हैं बैठते हुए। चलिए अब देखते हैं कहां पर क्लोज होता हुआ। जैसे अनुज ने मेंशन किया अभी कि डे हाई के आसपास ही निफ्टी अपनी जाकर चाल दिखा रहा है। तेजी टिकती हुई दिखाई दे रही है। 20,860 के लेवल्स पर ये मामला बैठेगा 173.2 पर। निफ्टी बैंक आज हालांकि हमने देखा 47,230 तक पहुंचा, उसके आगे गाड़ी नहीं बढ़ पाई है, लेकिन इधर वे 550 पॉइंट की तेजी भी बड़ी तेजी है आज के लिए। आईटी स्टॉक्स ने साथ नहीं दिया। 153 अंकों का नुकसान दरअसल निफ्टी आईटी में बना। लेकिन आप देखिए क्या कैचअप मिड कैप इंडेक्स ने दिखाया, 222 अंकों का इजाफा। इस कार्यक्रम की शुरुआत में सिर्फ 63 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही थी मिड कैप इंडेक्स में, और वहां पर अच्छी खासी बढ़त देखी गई है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो, गिरने वाले शेयर थोड़े से ज्यादा आपको दिखाई देंगे बढ़ने वालों की तुलना में, लेकिन मिड कैप्स पूरी तरह से फॉर्म में थे। कुछ पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ जो आज नजर आई हैं, पहले तो अदानी ग्रुप शेयर, अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइजेस, ये 2 दिग्गज इंडेक्स वाले काउंटर्स आउट परफॉर्मर्स रहे हैं आज के। 17 से 18% का इजाफा है एंटरप्राइजेस में, और पोर्ट करीब 15% ऊपर। फिर आपका अदानी ग्रीन, अदानी टोटल, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, इन सब में हमने देखा एक अच्छी खासी तेजी आती हुई। और इस ग्रुप के फिर सीमेंट स्टॉक्स, अंबुजा एसीसी में भी हमने देखा जमकर खरीदारी हुई। तो ये पूरा पैक था जहां पर हमने देखा है आउट परफॉर्मेंस। आज बैंकों का दिन, जहां पर फॉलो थ्रू आईसीआईसीआई एचडीएफसी बैंक में जरूर बनता दिखाई दिया है। निफ्टी बैंक इसीलिए आज अच्छी खासी चमक पर टिकता हुआ, 1000 के ऊपर फिर आईसीआईसीआई बैंक, 1600 के ऊपर एचडीएफसी बैंक का हाल। और कुछ खरीदारी के अंश हमने देखे थे आपके कोटक में, एक्सिस में भी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी, कैनरा बैंक का जिक्र हो रहा था। ये सारे वो काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा थोड़ा थोड़ा करके एक्शन अब और बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा पावर ग्रिड, एनटीपीसी जैसे ट्रेड्स आज इंडेक्स के टॉप परफॉर्मर्स में शामिल हैं, जहां पर हमने देखा एक अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी। कल हम बात कर रहे थे आइशर मोटर्स की, आज एमएनएम, मारुति, टाटा मोटर्स में हल्की हल्की बढ़त जरूर देखने को मिली है। तो ये कुछ काउंटर्स आज आइशर में थोड़ा सा विराम लगता हुआ दिखाई दिया। 1 से 1.5% तक के गेंस रहे हैं एमएनएम में, लेकिन तेजी के साइड ही बना है। कुछ वायदे बाजार वाले काउंटर्स, एबीबी जो आखिरी आधे घंटे में या फिर आखिरी 45 मिनट में एक बहुत बड़ा मूव दिखाने में कामयाब था, 4850 पर क्लोज दिखा रहा है, 4-4.5% का इजाफा यहाँ पर। इसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा एमसीएक्स के ट्रेड पर, वहाँ पर भी एक डिसेंट मोमेंटम बनता दिखाई दिया, वो भी एक ट्रेंडिंग काउंटर साबित हुआ है आज आफ्टरनून का। आज ये भी ध्यान रखिएगा
कि कैश मार्केट में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में थोड़ा सा एक्टिविटी बनता हुआ दिखाई दे रही थी। 5.5% ऊपर वो स्टॉक जाकर टिक रहा है। एक स्टॉक जिससे थोड़ी बहुत निराशा हाथ लगी है वो है हुनासा। आज ब्लॉक डील इनके अर्ली इन्वेस्टर्स में से एक फायरसाइड वेंचर्स ने ब्लॉक में करीब 2% हिस्सा बेचना था, वो शायद डील अंजाम होती हुई दिखाई दी और करीब 4.78% के नुकसान पर ये स्टॉक जाकर टिक रहा है। तो ये है फिलहाल आपके लिए स्थिति। इन कुछ काउंटर्स में तेजी और मंदी के सौदे बनते दिखाई दिए हैं। ऑन द बेल 2855 पर निफ्टी 50 का क्लोज है 168 पॉइंट ऊपर और निफ्टी बैंक 46965 पर। एक बार आपको हीट मैप दिखा देते हैं, वहां पर आपको दिखाई देगा कितनी स्ट्रेंथ रही है तेजी की तरफ। ज्यादातर काउंटर्स तेजी में, कुछ ऑफ कोर्स हमने देखा है टेक्नोलॉजी काउंटर्स और चुनिंदा एफएमसीजी स्टॉक्स जहां पर मुनाफा वसूली के अंश देखने को मिले। और टू व्हीलर साइड पर हमने देखा है कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई है बजाज ऑटो, आयशर जैसे काउंटर्स की तरफ से। तो ये है फिलहाल आज का हाल। 168 पॉइंट की बढ़त पर इंडेक्स जाकर टिका है। चलिए सीधा सौदा में आशीष और नीरज का परफॉर्मेंस कैसा रहा, किन ट्रेड्स के बल पर आज मैक्सिमम रिटर्न्स बने हैं, वो आपकी स्क्रीन पर अब आ जाएंगे। दिखाइएगा डायरेक्टर साहब। तो नीरज ने जोमेटो, टिप्स, सारेगामा, जुपिटर वैगन जैसे काउंटर्स में हमने देखा 1.5-आधे% तक के गेंस दिखाए हैं और कुछ तकनीकी दिक्कत आशीष की टीम हम आपको दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन बनता दिखाई दिया। ओके बिल्कुल। तो खैर चलिए अब कल मिलेंगे फिर 20,855 मतलब 21,000 से सिर्फ 150 पॉइंट दूर। बैंक निफ्टी 47,000 इंटरडे क्रॉस करके उसके जस्ट नीचे बंद और मिड कैप इंडेक्स में फिर एक फ्रेश ऑल टाइम हाई। कल सुबह पूरी टीम के साथ एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।